हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी क्लास 8 की एसएसटी का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप। यही है ना नाम इसका। मुझे चैप्टर जब मैं नोट्स बना रहा था मुझे बड़ा प्यारा चैप्टर लगा, और मुझे सही में ऐसा लगा कि इसे 7th क्लास में जब पुरानी एनसीईआरटी में दिया जाता था, ये उससे बहुत ही बेटर चैप्टर है एज कंपेयर टू इन 8th क्लास। बहुत ही प्यारा चैप्टर मुझे लगा, और मुझे लगा कि इसमें सही अच्छे तरीके से हिस्ट्री के बारे में, जो मिडेवल हिस्ट्री होती है ना, जैसे मैंने पढ़ रखी है मिडेवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री होती है, मिडेवल हिस्ट्री होती है, मॉडर्न हिस्ट्री होती है, 3 तरीके की हिस्ट्री होती है। तो उसमें जो मिडेवल पीरियड होता है, जब दिल्ली सल्तनत या मुगल एम्परर धीरे धीरे आते हैं, तो उनके बारे में अच्छी बातें इन द सेंस कि एक हुआ क्या था, एक प्रॉपर अच्छा सा हिस्ट्री लिखा हुआ है। ये हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, ध्यान रखना। हिंदी में अगर हम इस चैप्टर की बात करें, इसमें रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप है, तो हिंदी में इस चैप्टर का नाम होगा भारत के राजनीतिक नक्शे का बदलना। यही है चैप्टर का नाम, ठीक है ना। तो बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, ठीक है। विजुअल्स ज्यादा अट्रैक्टिव हिंदी में होंगे, क्योंकि इंग्लिश में तो थोड़ा सा जल्दी करने के चक्कर में, बट हाँ विजुअल्स ज्यादा अट्रैक्टिव आपको हिंदी में मिलेगा। लगेगा ना बढ़िया विजुअल्स है, तो इंग्लिश में भी कर देंगे इसी तरीके से, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले मैं इंग्लिश में स्टार्ट करूंगा और इस चैप्टर को हिंदी में भी समझाऊंगा। ये चैप्टर किस बारे में है? ये चैप्टर हमें एक्सप्लेन करेगा कैसे फॉरेन इन्वेजन इंडिया को बदल देते हैं। बाहर के लोग आते हैं, इंडिया में इन्वेड करते हैं, हमला करते हैं, आक्रमण करते हैं, अपना शासन बसाते हैं, और इससे इंडिया पे, भारत पे क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे नए राज्य और एम्पायर बनते हैं, कैसे सोसाइटी और लोग एडेप्ट करते हैं इस समय में नई नई चीजों को। सिंपल शब्दों में कहें तो इंडिया का राजनीतिक मैप जो है ना, वो चेंज होता रहेगा इन्वेजन और नए रूलर्स की वजह से। कैसे, मतलब क्या? जैसे मान लो एक जगह है, मान लो फॉर एग्जांपल ये एक जगह है, 3 लोग शासन करते हैं। मान लो एक तरफ, इस तरफ शासन करते हैं ए लोग, थोड़ा सा इस तरफ बी लोग शासन करते हैं, और बाकी पूरा शासन सी के हाथ में। इस तरफ से बाहर से डी इन्वेड करता है और इतना हिस्सा अगले 20 साल में छीन लेता है सी से। तो ये क्या हुआ? देश तो उतना ही है, पर राजनीतिक तौर पर अंदर से बदलाव हुआ। इसलिए इसे कहा जाता है पॉलिटिकल मैप। समझ रहे हो? पॉलिटिकल मैप मतलब इंडिया जैसा होगा वैसा ही नजर आएगा, बट उसके अंदर बदलाव नजर आएंगे। अंदर उसमें इन्वेजन्स होंगे, तो अंदर चीजें कम ज्यादा अलग अलग रूलर्स की हो सकती है। समझ पा रहे हो मेरी बात? उसके ऊपर हम बात करेंगे, बड़े बड़े सवाल कि कैसे इन्वेजन्स और नए डायनेस्टीज ने इंडिया को बदला, कैसे सोसाइटी, समाज और पैसा एडजस्ट हुआ, क्या चीजें हुई, क्या इंपैक्ट पड़ा इस समय में लोगों की जिंदगियों के ऊपर। मिडिवल पीरियड होता क्या है? मिडिवल पीरियड मतलब 2 एजेस के बीच का समय। एक ये समय, एक ये समय, और इनके बीच का समय 2 एजेस के बीच में। इंडिया में रेफर करें तो रफली हम 11वीं और 17वीं शताब्दी की बात करते हैं। 11वीं शताब्दी शुरू होती है 1000 सन से 1100, और 17वीं शताब्दी की हम बात करें तो 1600 से 1700 की बात की गई है। यानी कि 1700, 17वीं शताब्दी 1700, 11वीं शताब्दी मतलब 1000 से शुरू हो गई होगी, सन 1000 से ये बातें शुरू हो गई होगी। इस टर्म को ओरिजिनली यूरोपियन हिस्ट्री के लिए यूज किया जाता है। ये जो मिडिवल पीरियड पढ़ते हो ना आप, ये यूरोपियन हिस्ट्री के लिए यूज करा जाता है, हमारे इंडियन हिस्ट्री के लिए नहीं। इंडियन हिस्ट्री थोड़ी अलग है, सो हिस्टोरियंस जो है ना वो हमेशा एग्री नहीं करते इसके एग्जैक्ट मतलब पे। मतलब बहुत सारे जो इंडियंस हैं वो ये एक्सेप्ट नहीं करते कि ये मिडिवल पीरियड था। क्यों? क्योंकि कहते हैं क्योंकि ये यूरोप के इतिहास, यूरोप अलग जगह है, उसका अपना अलग इतिहास है, उसके इतिहास के हिसाब से इसे मिडिवल टाइम कहा जाता है, लेकिन हमारे इतिहास के हिसाब से हम बहुत सारे लोग इसे एग्री नहीं करते, बहुत सारे करते भी होंगे, स्टिल हम फिर भी इसका यही मतलब यूज करते हैं। टाइमलाइन देखोगे आपकी बुक में पूरे एक पेज में नहीं होगी,
दो अलग अलग तरीके से होगी, मतलब हाँ, मतलब दो अलग अलग पेज पे दिख रही है इस तरीके से। ये क्या टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन पे हर एक बातें की गई है, तो हम पढ़ते हैं जो हम इस चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं। थोड़ी सी इमेज की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं हो पाई, पता नहीं क्यों। सबसे पहले एक बड़ा इवेंट 1206 में दिल्ली सल्तनत में इस्टेब्लिशमेंट, दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश होती है, दिल्ली के सुल्तान आते हैं। फिर 1326 में री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेवाड़ किंगडम, मेवाड़ किंगडम फिर से इस्टेब्लिश हुआ था। ये इवेंट्स है, याद रखना जरूरी है, अपने कॉपी में लिखते चलना इसे। 1326 में री इस्टेब्लिशमेंट हुआ था विजयनगर एम्पायर। अब ये आपने, अब आप एक बार ध्यान रखो, आप ये इतिहास पढ़ चुके हो, ये आप 7th क्लास में पढ़ चुके हो, जो सेम पढ़ रहे हो 8th में मिडिवल हिस्ट्री, क्योंकि ये पढ़ चुके हैं हम, साथियों में ये सब तो पढ़ा था हमने कि रजिया सुल्तान आई, इल्तुतमिश आया, कुतुबुद्दीन ऐबक आए हैं, फिर मुगल आए, ये सब पढ़ चुके हैं हम, ये सब दोबारा पढ़ना है हमें, तो ये सब पता है हमें। लेकिन देखो विजयनगर एम्पायर बहुत कम सुना होगा आपने, सुना ही नहीं होगा, साउथ में एम्पायर चल रहा था अलग। फिर 1347 में बहमानी या बहामानी सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। फिर तैमूर, तैमूरियन अटैक करा, तैमूरियन ने दिल्ली सल्तनत पे बहुत भयंकर अटैक करा था, बहुत भयंकर। 1498 में पुर्तगीज, पहला पुर्तगाली, क्या नाम था, नाम भूल गया मैं भी, क्या था, पहला आदमी जो इंडिया पे आया था, ऐसे कहा जाता है यूरोपियन की नजर से, उससे पहले इंडिया तो बस ही रहा था, पर फिर भी पहला पुर्तगाली, हाँ वास्को डी गामा, है ना, है ना, तो पहला पुर्तगाली आया 1498 में, पुर्तगीज। इसके बाद और क्या इवेंट हुए, 1526 में सबसे पहली बैटल हुई पानीपत की, क्या आपने नहीं पढ़ा, पढ़ा है, कौन आया था पहली बैटल में, मुगल शासन सबसे पहला बंदा बाबर, है ना, बाबर ने किसको हराया था, बाबर ने आके इब्राहिम लोधी। फिर उसके बाद थोड़े 4 साल में मर गया, फिर उसका लड़का कम उम्र में किससे लड़ रहा था, हेमू से, कौन था, अकबर। तो सेकंड बैटल होती है, अच्छा सेकंड बैटल कहां गई, 1526 में, अच्छा लिखी नहीं है, ओके माफ करना, पर सेकंड बैटल तो वही थी ना, हाँ यही तो है, ये मुझे लगता है ये 1556 थोड़ी ना थी सेकंड बैटल, हाँ ठीक है, सॉरी माफ करना, 1556 ही तो होगी, क्योंकि अब बाबर के बाद कौन आया अगले 4 साल में, उनका लड़का हुमायूं आया। हुमायूं ने क्या करा, 1530 से 1540 तक शासन करा। फिर याद है मैंने आपको कहानी बताई थी, किससे, शेर शाह सूरी, अफगानी था, बिहार का रहने वाला, ठीक है ना, वो बिहारी बाबू थे मुस्लिम, बिहारी बाबू थे, यहीं के बसे पड़े, और फिर उन्होंने इसको हराया, हुमायूं को। 10 साल तक 1530 से 1540 55 तक मान लो, पूरा दिल्ली पे मुगल शासन खत्म था। लेकिन 1556 में वापस आया हुमायूं, रिकैप्चर करा, ठीक है ना, और लाइब्रेरी में सीढ़ी से गिर के मर गया बेचारा, वॉर लड़ ली लेकिन वहां मर गया। फिर उसके बाद 1556 में हुमायूं, हुमायूं के बाद हेमू ने हमला कर दिया, हाथी पे बैठता था, याद है, आंख नहीं दिखती थी, अकबर ने यही कहा कि बस इसकी आंख पे हमला कर दो, पूरी सभा तो अपने आप खत्म हो जाएगी, कौन लीड करेगा, जो भी करेगा उसको बड़ा इनाम दे देंगे। और याद होगा उनके साथ बैरम खान होता था शायद, नाम प्रॉपर अगर मैं सही नहीं ले रहा हूं तो, ठीक है ना। तो फिर सेकंड बैटल हुई थी पानीपत की, ठीक है ना, फिर बाद में और भी बैटल हुई थी बेटा, बैटल ऑफ, ये अपने साउथ में चलेगी, विजयनगर एम्पायर साउथ में था, तो बैटल ऑफ तालीकोटा डिस्ट्रक्शन, ठीक है ना, फिर बैटल ऑफ यहाँ पे अपना अलग, महाराणा प्रताप फोर्स टू रिट्रीट अलग चल रही है अपनी। फिर बैटल ऑफ क्या कहते हैं, सराई घाट, अहोम डिफीट द मुगल, ठीक है ना, ये यहाँ पे मुगल का शासन चलने लग गया। फिर 1699 में फॉर्मेशन हुआ खालसा का बाय गोविंद गुरु सिंह। सोचो, खालसा जो क्या कहते हैं, खालसा पंथ या खालसा जो धर्म आप बात करते हो, वो 1699 से बनना शुरू हुआ। 1754 में बिगिनिंग हुआ, मराठा ने कंट्रोल करना शुरू करा धीरे धीरे दिल्ली को, लेकिन फिर वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हार गए थे। फिर धीरे धीरे सिख एम्पायर स्टैब्लिश होने लगा 1799। ये सारा मिडेवल टाइम पीरियड चल रहा है जिसको हम पढ़ेंगे एक करके, सारे देखो, ये सारे जो हमने पढ़े ना इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस, सब वही है।
अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है, अगर इसको हमें हिंदी में देखें बेटा, तो विदेशी आक्रमण, बाहरी हमले ने भारत को कैसे बदला, क्या सीखेंगे हम इसमें, और समाज और लोगों के जीवन और अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा, नए राजवंश और राज्य कैसे बने, ये सब हम पढ़ेंगे इसके अंदर। इसके बाद और क्या, मिडिवल पीरियड जो मैंने आपको सारा बताया वही है, ये थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। नए युग की शुरुआत, आक्रमणकारी कौन थे, यहां से अब हम ना पढ़ना शुरू करेंगे। और आप देखो इंडियन मैप दिख रहा है आपको, ये नॉर्थ इंडिया है, ये हिंद कुश, और यहां से सेंट्रल एशिया से इन्वेडर्स आते थे, पढ़ेंगे अभी हम। चलो, बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा हुआ क्या भाई, कहता है 11वीं सदी के आसपास एक नया फेज इंडिया में शुरू हुआ था। बहुत सारे इन्वेजन हुए थे इंडिया से बाहर, बहुत सारे हमले आक्रमण हुए थे। इससे इंडिया का पॉलिटिकल मैप पूरे तरीके से बदलना शुरू हो गया था। कौन थे इन्वेडर्स, कहते हैं ज्यादातर तो सेंट्रल एशिया से आते थे, जिसमें तुर्किक पीपल, टर्किश लोग या अफगान होते थे। ये लोग आते थे हिंदू कुश माउंटेन्स के पीछे से। अब हिंदू कुश माउंटेन मैंने आपको इसमें दिखाया, सॉरी ये तो छठी का भूल गया, माफ करना। ये रहा, ये अपना नॉर्थ इंडिया, ये सेंट्रल एशिया, यहां पे हिंद कुश पहाड़ नदियां, इनके पीछे से आते थे इन्वेडर्स। भारत की भारी संपत्ति लूटना, अपने राज्य और ताकत का विस्तार करना, अपने आप को और एक्सपैंड करना, अपने धर्म का प्रसार करना, अपने धर्म को आगे बढ़ाना। कौन थे मुख्य रूप से, तुर्क और अफगान लोग। यह हिंदू कुश पहाड़ों को पार करके भारत में आए थे। समझ में आ रहा है, आ रहा है ना मेहर, समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना। चलो आगे चलते हैं। यह समय पहले से क्यों अलग थे, ये समय पहले से अलग क्यों था। भारत में युद्ध पहले भी होते थे, ऐसी बात नहीं है कि इसी बार हुए, लेकिन इस बार कुछ बड़ा बदलाव हो गया। पहले के युद्ध में देश के अंदर के ही राजा होते थे, मतलब खुद के ही राजा आपस में इधर उधर के पड़ोसी पड़ोसी हमला कर रहे हैं। नुकसान बहुत कम, तबाही होती थी, और नतीजा होता था सत्ता उन्हीं जैसे राजाओं के पास रह जाती थी, ठीक है ना। हमलावर इस बार क्या हुआ, बिल्कुल अनजान विदेशी थे, जानते ही नहीं है शकल, पहले ऐसी ऐसी शकल के देखे ही नहीं पहले कभी। नुकसान बड़े पैमाने पर शहरों और मंदिरों में तबाही होती थी। इंडिया में ज्यादातर मंदिर और हिंदू कल्चर ही चलता था। नतीजा, बिल्कुल नए राजवंश और नई संस्कृति का उदय हुआ। इसमें सबसे ज्यादा जो उदय हुआ था वो था मुस्लिम कल्चर, क्योंकि जो अफगान और तुर्किश लोग थे वो ज्यादातर वहीं से मुस्लिम कम्युनिटी ही आती थी, ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत का उदय 1206 में, कहता है 1191 से 92 में बैटल ऑफ टेरेन हुआ था, तराइन का युद्ध। तराइन में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। अब ये बात आप 7th में पढ़ चुके हो, जो लोग अभी 8th में आए हैं। 1206 में गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक चेला था, स्लेव। सबसे पहली डायनेस्टी जो दिल्ली सल्तनत में चली थी वो स्लेव डायनेस्टी ही चली थी। सबसे पहली जो डायनेस्टी दिल्ली में चली थी वो स्लेव डायनेस्टी हुआ करती थी, नौकरशाही। ये मेरा चेला कल को ये शासन संभाल लेगा, फिर इसका कोई चेला, इसका चेला कौन था, कुतुबुद्दीन का चेला कौन था बताओ, पता हो तो। इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाना शुरू किया था, लेकिन पूरा बनवाया किसने था, उसके चेले इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश एक तरीके से चेले में पता है क्या होता था, चेले में ज्यादातर उनके जवाई ही होते थे, बेटी से शादी कर लेते थे। और इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान, जिसका हम केस पढ़ रहे थे, याद है ना वो वाला, तो वही चीज। बाकी दिल्ली सल्तनत के 5 क्या कहते हैं मुख्य वंश ये थे, मामलुक, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। ये मामलुक मतलब ये होगा कि कहते हैं स्लेव डायनेस्टी होगा, ठीक है ना। राइज एंड फॉल ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है ना, मतलब दिल्ली सल्तनत गिरती थी उठती थी, क्या क्या सीन है। ये आप जो इमेज देख रहे हो, इस इमेज के ऊपर बात की गई है। कह रहा है ये इमेज आपको क्या दिखाती है, ये इमेज आपको दिखाती है दिल्ली सल्तनत का सिंबल था कुतुब मीनार। ये गवाह है कि हाँ जी दिल्ली सल्तनत चलाई गई थी। मॉस्क मतलब जितने भी मस्जिद हैं, है ना, सिक्के वो दिखाते थे कि लोग जब पॉलिटिकल पावर्स अपनी लेकर आते थे, एम्बिशन दिखाते थे नेताओं का। पेंटिंग अगर आप देखोगे तो पेंटिंग क्या दिखाती है, कोर्ट लाइफ ऑफ रूलर्स, मतलब उन रूलर्स जो थे वो कोर्ट की जिंदगी कैसे चलती थी उनके वहां पे, इस तरीके से ये सारे जितने भी चित्र हैं।
दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कैसे हुई थी इस पे थोड़ी बात करते हैं। तो 1191 से 92 में बैटल ऑफ तरेन चली थी, ठीक है ना, जिसके अंदर पहली बैटल तो पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, लेकिन दूसरी बैटल 1192 में मोहम्मद घोरी ने उन्हें हरा दिया था। एक चीज का ध्यान रखना है, जब मोहम्मद घोरी में हराया था तो एक पृथ्वीराज चौहान के दोस्त जिसने कहानी लिखी थी उसकी, पृथ्वीराज चौहान की, उसमें ये बताया गया था कि करीबन 15 से 16 बार ऑलरेडी पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को हराया है, और हर बार उसको छोड़ देते थे, हर बार आता था हराते थे छोड़ देते थे। लेकिन जब ये लास्ट टाइम ये जीता था तो इसका एक रीजन ये था कि पृथ्वीराज चौहान जो थे ना, वो उन्होंने जो है क्या कहते हैं, जगह का थोड़ा नाम भूल गया मैं, पर वो उत्तराखंड हिमाचल की साइड पे ही एक रूलर हुआ करते थे, वो रूलर का भी नाम थोड़ा सा भूल गया मैं। तो पृथ्वीराज चौहान ने क्या करा था, एक लड़की पसंद आई और उसका स्वयंवर हो रहा था, जैसे होता है ना 100 लोग 100 राजा आते हैं और उसमें शादी कोई एक जीतेगा तो मेरी बेटी से शादी कर लेगा। उसमें पृथ्वीराज चौहान गया, राजा की बेटी उठाई और ले गया। राजा का सम्मान छिड़ गया, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो राजा जयचंद है ना, तो जयचंद था, जयचंद की बेटी, तो कहाँ का रूलर था जयचंद, कहाँ का। तो क्या हुआ, रूलर ने क्या करा, हाँ गढ़वाल, गढ़वाली गढ़वाली रीजन का ही राजा था जयचंद, गढ़वाली रीजन का। तो वहां पर जाके पृथ्वीराज चौहान ने उसकी बेटी उठा ली और शादी कर ली जबरदस्ती। तो मोहम्मद गोरी के साथ साथ जयचंद मिल गया और मिलके पृथ्वीराज चौहान को अपना सम्मान पाने के लिए, और मोहम्मद गोरी तो खिलाफ था ही, उसको तो चाहिए ही थी, तो दिल्ली सल्तनत हमला कर दिया और उसको हरा दिया पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान की आंखें अंधा कर दिया था, आंखें निकाल ली थी। अगर आप कभी मूवी देखोगे पृथ्वीराज चौहान, तो उसमें वो, क्योंकि वो निशानेबाजी बहुत अच्छी थी ना, तो इस तरीके से कर दिया था। तो क्या कहते हैं, उसके बाद उसमें कहानी कंटिन्यू है, अगर आप सुनोगे ना आगे जाके, तो कहानी क्या है, मतलब वो जो जिस बंदे ने कहानी बनाई उसने ये बताया कि आगे जाके जब ये था, फिर मोहम्मद घोरी अपने घर चला गया था, शासन किसको देके, कुतुबुद्दीन ऐबक को देके, कुतुबुद्दीन ऐबक को शासन देके चले गए। तो वहां पे ऐसा कहानी आगे जाके कंटिन्यू मूवी में दिखाते कि बाद में उसके दोस्त ने कोई श्लोक दे के बोल के ऐसे ऐसे, क्योंकि अंधे थे पता नहीं था, एक ही तीर दे के मोहम्मद गोरी को मार दिया था, क्योंकि तीरंदाजी बहुत खतरनाक थी, आंखें बंद करके तीरबाजी करता था। तो इस तरीके से, पर नॉर्मली ज्यादा हिस्टोरियंस कहते हैं कि दो ही वॉर हुई है, एक में पृथ्वीराज चौहान जीता और दूसरी वॉर में पृथ्वीराज चौहान हार गया। इससे पता चलता है कि जो मुस्लिम पॉलिटिकल रूल है वो इंडिया में यहां से शुरू हुआ प्रॉपरली। इससे पहले ऐसा नहीं था मुस्लिम नहीं आए थे, आते थे मुस्लिम, ठीक है ना, लेकिन ये पहला मुस्लिम रूलर था जिसने शासन करना शुरू करा था। इससे पहले आया था मोहम्मद गजनवी, जिसने सोमनाथ मंदिर लूटा था, उसी को देखम देख ये भी आया था मोहम्मद गोरी, इसने कहा मैं भी लूटूंगा, पर ये हार गया था, ध्यान रखना, ठीक है ना। और हारा था तो इसकी जाते हुए वॉर किसी एक और बंदे से भी हुई थी, राजस्थान और गुजरात के रास्ते। ऐसा नहीं है कि सबसे पहला इसने इस इंडियन से लड़ाई लड़ी होगी, मतलब पृथ्वीराज चौहान में इंडिया में सबसे पहले लड़ाई इसकी पृथ्वीराज चौहान से नहीं थी, उससे पहले एक और रूलर से थी, हारा था। तो ये कहीं ना कहीं मुस्लिम पॉलिटिकल रूल की शुरुआत थी नॉर्थ इंडिया के अंदर, नॉर्थ उत्तरी भारत के अंदर। 1206 में अघोरी जब मर गए थे तो अघोरी का जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक रूलर बन चुका था और दिल्ली सल्तनत की उसने शुरुआत करी थी 1206 में। ये रूलर कौन थे, ये रूलर ज्यादातर तुर्किक और अफगान रीजन के थे और सेंट्रल एशिया से आते थे। ये रूलर जो थे ना वो नई मिलिट्री टेक्निक लाते थे, कैवलरी और आर्चरी, घुड़सवारी में लेकर आते थे और तीरंदाजी होती थी। और इन्होंने पर्शियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया था, पारसी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, पर्शियन को पारसी, फारसी नहीं कहते, फारसी, पारसी लोग जो होते हैं वो सिस्टम लाए थे कानून चलाने का। और इन्होंने दिल्ली को पॉलिटिकल राजनीतिक केंद्र बना लिया था, दिल्ली से सारी चीजों को ये कंट्रोल करते थे। हाँ, हिस्टोरियन सोर्स कहां से है, पर्शियन क्रॉनिकल्स जो थी, जैसे कि तबकात ए निसरी करके, नासिरी करके, या मिनाज ए सिराज, उसमें ये बात डिटेल में बताई जाती है शुरुआत में दिल्ली सल्तनत कैसे चल रही थी। 5 डायनेस्टी हुई थी बेटा इसके बाद। सबसे पहले मामलुक डायनेस्टी, जिसे आप एक तरीके से स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है हिंदी में, स्लेव डायनेस्टी, एक दूसरे के दास हुआ करते थे इस तरीके से। कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश जो दिल्ली सल्तनत के फाउंडर थे। फिर खिलजी डायनेस्टी आई थी, अलाउद्दीन खिलजी, और वो वाली पिक्चर देखी है आपने,
खली बली हो गया है दिल दुनिया से मेरा, अरे पद्मावत पिक्चर, वो उसमें अलाउद्दीन खिलजी, इसने बहुत एक्सपैंड करी थी और पैसों के रूप में बहुत अच्छा कंट्रोल था। फिर तुगलक डायनेस्टी आई थी, मोहम्मद बिन तुगलक बड़ा ही खतरनाक बंदा था जिसकी बहुत ज्यादा पॉलिसीज फेल हुई थी। ये मैंने बात 7th में भी बताई थी अगर याद हो तो, कि कैपिटल शिफ्ट करती थी कुछ टाइम के लिए साउथ में, फिर वापस नॉर्थ में रखी, फिर किसी से लड़ाई के लिए पूरे साल वॉर तैयार करी, सबको पैसा बांट दिया, वहां वॉर हुई नहीं तो वो वॉर कहीं और जाके लड़ ली। तो बहुत सारा खतरनाक। फिर सैयद डायनेस्टी चली थी, कमजोर रूलर थे ये, इसमें धीरे धीरे गिरावट होती जा रही थी। फिर लोधी डायनेस्टी आई थी जिसमें इब्राहिम लोधी के बारे में बात करेंगे, और इसको खत्म करा था बाबर ने। बाबर कौन था? पहला मुगल शासन। ये दिखाता है कि पॉलिटिकल राजनीतिक तौर पर इंस्टेबल थी और पावर स्ट्रगल भी कैसे रहे थे। एक क्लियर लॉ सक्सेशन का नहीं चला था, इसलिए आप देखते हो डायनेस्टी जो थी ना, राजवंश बदलते रहे समय समय पर। ऐसा नहीं कि 200 साल तक एक ही राजवंश चला। 1206 से शुरू हुआ, 1526 तक 5 डायनेस्टी आ चुकी थी। तो अगर आप 300 साल में देखोगे 5 डायनेस्टी, तो मोस्टली एक बंदा 50 60 70 80 साल के लिए रूल कर रहा है, और उसमें भी उनके 2-3 लड़के रूल करेंगे, तो कोई बहुत लंबी डायनेस्टी चली नहीं। कंट्रोल और रेजिस्टेंस की बात करें बेटा, रियलिटी क्या थी कंट्रोल की, तो देखो सल्तनत जो थी ना वो कभी भी पूरे इंडिया को कंट्रोल नहीं कर पाई। जब भी आप सल्तनत के बारे में बात करोगे, दिल्ली सल्तनत जो इंडिया को पूरे को कंट्रोल नहीं कर पाई। नॉर्थ इंडिया में स्ट्रॉन्ग कंट्रोल, अरे ये क्या बन गया, नॉर्थ इंडिया में स्ट्रॉन्ग कंट्रोल था, मतलब उत्तरी भारत में तो कंट्रोल तेज था, मगर साउथ इंडिया में आजाद पावरें थी, मतलब इनका कंट्रोल नहीं था। और ईस्ट इंडिया में इनके रीजनल किंगडम्स थे, इनके नहीं थे, या थोड़े बहुत कह लो, मतलब जो ईस्ट इंडिया वहां पर मतलब जो जो अपने अपने इलाके वहां वहां के राजा थे। रेजिस्टेंस अगर हम बात करें, मतलब कौन रुकावट, तो देखो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी जो थी ना उड़ीसा में, उड़ीसा की अगर आप बात करोगे, उड़ीसा के अंदर जो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी आती है, मतलब गंगा है, गंगा नदी का जो ईस्टर्न पार्ट है उसमें नरसिम्हा देव वन, जिन्होंने कोणार्क सन टेम्पल बनाया था, इन्होंने सल्तनत को एक्सपेंड नहीं होने दिया था, दिल्ली सल्तनत को बढ़ने नहीं दिया था। फिर साउथ इंडिया में होयसलास करके एक जगह है जिसकी कैपिटल थी हले बेदू करके कुछ, और ये स्ट्रॉन्ग थे कला में, आर्किटेक्चर में, एडमिनिस्ट्रेशन में। ये दिखाता है कि इंडिया में अलग अलग इलाकों की अपनी डाइवर्सिटी थी, डाइवर्सिटी मतलब चीजें अलग अलग थी, और पॉलिटिकली चीजें कैसी थी उसके ऊपर। बाकी दिल्ली सल्तनत जो थी उन्होंने कंटिन्यूअस रेजिस्टेंस फेस करी पावरफुल रीजनल किंगडम से, मतलब जो अलग अलग, जैसे दिल्ली सल्तनत है बढ़ने की कोशिश करी, तो यहाँ के जो अलग अलग अपने अपने इलाकों के राजा उन्होंने स्ट्रॉन्ग रोका, आगे एक्सपैंड नहीं करने दिया। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मतलब राजनीतिक तौर पर दिल्ली सल्तनत स्टेबल नहीं थी, इनस्टेबल थी। कैसे? क्योंकि फिक्स रूल नहीं था सक्सेशन के लिए कि भैया ये लड़का है इसके बाद कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, और पावर सारी मिलिट्री के रूप में थी, मिलिट्री है तो पावर है, ठीक है ना। और कोर्ट की कॉन्स्पिरेसीज चलती रहती थी अपनी आपस में, कुछ थ्योरीज चलती रहती थी। बाकी रूल नेचर क्या था रूल का, तो देखो पावर कैसी थी, मिलिट्री के पास थी और एलाइड सपोर्ट, एक दूसरे से सपोर्ट मिलता था। नोबल जो अमीर थे उनका बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि वो पैसा करके दान करते थे इन लोगों को। एविडेंस कैसे, हमें इसका सूत्र कैसे पता चला, क्रॉनिकल्स में मेंशंस हैं बहुत सारे, जहां पर बहुत सारे रूलर्स को या तो असैसिनेट कर दिया गया या उसको राजगद्दी से हटा दिया गया। बाकी एवरेज रूल हर बंदे का 9 साल तक रहा है, एवरेज, जरूरी नहीं हर किसी ने 9 साल राज करा है, एवरेज बना रखा कि ऑन एन एवरेज 9 साल हर बंदे ने एक राज करा था। और उसके बाद विद्रोह बहुत होते थे, जैसे वो राज करता था कोई और उसके खिलाफ आ जाए, और यही कहलाता है सेंट्रलाइज बट अनस्टेबल मोनार्की। मतलब कंट्रोल तो सेंट्रल था, सारी तरीके से कंट्रोल करते थे, लेकिन अनस्टेबल मोनार्की थी, जो राजतंत्र था वो स्टेबल नहीं था, मतलब अनस्टेबल, कभी कौन राजा कभी कौन राजा। मिलिट्री एक्सपेंशन और प्लंडर इकोनॉमी की बात करें तो हम बोलते हैं एक्सपेंशन कैसे, वो बोलते हैं वॉर हमेशा लगातार चलती रहती थी हमें, ठीक है ना, शहरों पे रेड चलती रहती थी और वेल्थ पे आक्रमण या बढ़ते रहते थे। प्लंडर इंपॉर्टेंट क्यों था, तो देखो आर्मी जो थी ना उसको ज्यादा पैसा चाहिए रहता था। भाई देखो आर्मी है तो पैसा अच्छा खासा चाहिए, और कोई स्टेबल रेवेन्यू नहीं था शुरुआत में, कोई ऐसा नहीं कि इनकम हर बार सेम आती रहेगी, कभी कम कभी ज्यादा। तो एक सिंपल सा तरीका था, दूसरों को हड़पो, जगह घेरो ज्यादा से ज्यादा, वहां का पैसा हमारे पास आएगा, ठीक है ना। लेकिन इसके नेगेटिव भी प्रभाव होते थे, क्यों? क्योंकि शहर डिस्ट्रॉय हो जाते थे, गांव को लूट लिया जाता था, और मंदिरों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता था, या कोई लर्निंग सेंटर्स होते थे जहां कुछ सिखाया जाता है।
इकोनॉमी तौर पर क्या प्रभाव था? देखो इकोनॉमिक इंपैक्ट ये था कि ट्रेड खराब हो रहे थे, व्यापार, एग्रीकल्चर पे बहुत प्रभाव पड़ रहा था, और जो वेल्थ थी ना वो ज्यादातर अमीरों के हाथ में, रूलर्स के हाथ में थी, ठीक है ना। बाकी प्लंडर बेस्ड इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी जहां डिपेंड करती है पूरी वॉर पे, वॉर पे जो सामान लूटा जाता है उस पे, या जबरदस्ती टैक्स लगा के, ठीक है ना। जैसे क्रॉनिकलर्स है जियाउद्दीन बरैनी, और इसने डिस्क्राइब करी है मिलिट्री कैंपेन्स और प्लंडर्स को, ठीक है ना। ये सिस्टम, उसने बोला ये सिस्टम जो है वो छोटे समय में जगह को एक्सपेंड करने में काम आता है, लेकिन लंबे समय में इंस्टेबिलिटी ला देता है। और दिल्ली सल्तनत जो थी ना वो ज्यादातर प्लंडर बेस्ड इकोनॉमी पे चलती थी, इधर से उधर हड़प लो, जिससे मिलिट्री एक्सपैंड तो हुई लेकिन लंबे समय में कमजोर पड़ गई। फिर इसके बाद हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्यों है और इसमें क्या क्या बातें चलेंगी इसको पढ़ेंगे, ठीक। आपने एक मूवी देखी होगी, क्या कहते हैं, पद्मावत। पद्मावत मूवी में जो कैरेक्टर था अलाउद्दीन खिलजी, वही कैरेक्टर के ऊपर बात हो रही है। अलाउद्दीन खिलजी इंपॉर्टेंट क्यों है, आप क्यों पढ़ रहे हो इनके बारे में इस डायनेस्टी के अंदर? तो कहता है ये स्ट्रॉन्ग और पावरफुल रूलर था, ठीक है ना। मतलब एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रूलर था ये, और ये अपने आप को सिकंदर सानी यानी कि सेकंड अलेक्जेंडर कहता था। अलेक्जेंडर कौन होता है? अलेक्जेंडर द ग्रेट, एक बहुत इससे भी पहले का जब इतिहास था तो अलेक्जेंडर एक ऐसा, मतलब वही एक नेता होते हैं, सैनिक, वो मतलब महान रूलर होते हैं जो पूरे देश पे कब्जा करते हैं। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट अपने आप को ये सेकंड अलेक्जेंडर कहता था इसका, ठीक है। इसमें धीरे धीरे चीजें समझाऊंगा। अचीवमेंट क्या थी, इसने क्या करा था? इसने अपने एम्पायर को नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में बढ़ाया था, अपने एम्पायर को नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में बढ़ाया था, ठीक है। और इसने मंगोल के इन्वेजन्स को भी डिफीट करा था। मतलब जब मंगोलियंस, मंगोल जो लोग है ना, मंगोल, ठीक है ना, मंगोलियन क्या कहते हैं, ध्यान रखना, जो मंगोल होते थे, ठीक है ना, ये लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते थे। ये सेंट्रल एशिया पे कब्जा करते थे, इंडिया के ऊपर रशिया है ना, वो सब इलाका होता है, मंगोलियंस, ठीक है ना, जिसका लीडर था गेंगिस खान, चंगेज खान हिंदी में कहा जाता है। बहुत ही बड़ा मतलब देखो सच बात बताऊं तो प्रॉपरली इन्वेजन नहीं करा था, मतलब ऐसा प्रॉपरली चंगेज खान नहीं आया था लड़ने कभी भी। जब तक तो वो पहली बार उसने जब हमला करने की सोची भी थी तब तक तो बाकी मरने ही वाला था वो, उसका काम मतलब धीरे धीरे। तो चंगेज खान बहुत खतरनाक आदमी था वैसे, उसने मतलब बहुत ब्रूटल था वो, उसने वर्ल्ड की पॉपुलेशन कम कर दी थी, सोचो इतना खतरनाक आदमी था वो। और भाई मंगोल इन्वेजन इंडिया में भी हुआ, एक सैनिक वैनिक चेले चपाटी या थोड़ा दो दो चार 5,000 मिलिट्री भेज दी, तो इसने डिफीट कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल के इन्वेजन्स को डिफीट करा था, और इसने अपनी मिलिट्री को स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ करा था, पावर बढ़ाई थी। और ये पहला रूलर था जिसने प्रॉपर मिलिट्री रखनी भी शुरू करी थी, पैसा देता था, सैलरी देता था। लेट मत आया करो बेटा। अब मालिक कफूर, आपने अगर पद्मावत पिक्चर देखी है तो उसमें एक गे टाइप, प्रॉपर नहीं कहूंगा मैं गे, पर एक कैरेक्टर था मालिक कफूर पद्मावत मूवी में, जिसे चेले नहीं होते, चेले गुजरात से खरीद के लाया था ये, ठीक है ना। तो मालिक कफूर जो था ना वो उसका जनरल था, जो उसके साउथ इंडिया में जब कैंपेन्स मतलब हमले करता था तो मालिक कफूर उसके साथ करता था, मतलब वो नहीं जाता था, मालिक कफूर करता था। कौन कौन सी सिटीज पे हमला करा? मदुरई, ठीक है ना, श्रीरंगम और चिदम्बरम, इन जगहों पर हमला करा था। इसके बाद अगर हम बात करें, वेल्थ फ्रॉम दीज कैंपेन्स फंडेड द आर्मी, और यहाँ इन जगहों को लूटा होगा, इनसे क्या मिला होगा? पैसा मिला होगा, और उससे अपनी आर्मी में पैसा उनको दिया। तो ये सारी बातें करी गई हैं अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी की अगर मैं एक और बात करूं थोड़ी सी, तो आज में पद्मावत मूवी का क्या लेना देना है और कैसी है, बस एक बार 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, तो अगर मैं अलाउद्दीन खिलजी की बात करूं तो आपने पद्मावत मूवी देखी है ना। पद्मावत मूवी अगर आप देखोगे तो उसमें आपने देखा है कि अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ की रानी को चाहता था देखना, किसी ने बताया कि जी सुंदर है, उन्होंने कहा ठीक है। तो क्या होता था ये, ऐसा इसने पहली बार नहीं करा था पद्मावत मूवी में, तो आपको दिखाया ना जो वो पहली बार, उससे पहले ऑलरेडी 2 बार ऐसा हो चुका था, इसने बाकी और जगह भी हमले करे थे। तो जब भी ये हमला करता था तो राजा को मार देता था,
वहां के राजा को मार देता था और रानी को बोलता था कि मतलब रानी रानी के पास दो ऑप्शन है, या तो वो उसकी बीवी बन जाए, उसके साथ चली जाए, या वो जौहर अपना ले। जौहर समझते हो? अभी आगे बात होगी इस चैप्टर में। जौहर मतलब अग्नि में अपने आप को त्याग दे, मर जाए जिंदा। पहली बार जब ऐसा हुआ, नाम भूल गया एग्जैक्ट लोकेशन का, तो जो रानी थी उसने जौहर अपना लिया था। दूसरी बार जब इसने फिर हमला करा कहीं पे, तो वहां पर जौहर नहीं अपनाया था रानी ने, वो इसकी सेकंड या थर्ड जो भी वाइफ बन गई थी। थर्ड जब पद्मावत का केस है, तो पद्मावत मूवी में आप देखते हो उसके साथ साथ सारी जो मोहल्ले की है, जब जितनी भी लड़कियां हैं वो सारी जौहर अपना लेती हैं। ठीक है ना? तो ये अलाउद्दीन खिलजी की पद्मावत मूवी का रेफरेंस है। इस तरीके से ऐसे चला है। बाकी इसमें अलाउद्दीन खिलजी की बात तो करी गई है, पर उसके जो चाचा मान लो या ताऊ मान लो, गियासुद्दीन खिलजी, मेरे ख्याल से नाम अगर मैं सही ले रहा हूं तो गियासुद्दीन खिलजी, एक बार नाम कंफर्म कर लेता हूँ। सॉरी, हाँ गलत नाम, जलालुद्दीन खिलजी नाम था, चाचा का नाम था जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है ना? और जहां तक मैं कंफर्म हूं, तो आपने मूवी में भी अगर अगर देखी, आपने मूवी देखी है जला, देखना। अभी आप देखो हिस्ट्री ऐसे ही रिलेट होती है। आप बाकी मूवी वूवी कार्टून वार्टून देखते हो तो ये थोड़ा आपको रिलेट होंगी। आपको इस टाइम पे दो मूवी देखनी चाहिए, एक तो पृथ्वीराज चौहान की मूवी देखनी चाहिए, और एक आपको ये पद्मावत मूवी देखनी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा आपको पास्ट से रिलेट करती है। तो आपको मूवी में तो चलो चीजें थोड़ी इमोशन उस तरीके से चल रही है, बट एक स्टोरी का आइडिया रहता है आपको। मैं बात कर रहा था अलाउद्दीन खिलजी, इनके चाचा थे जलालुद्दीन खिलजी। जो जलालुद्दीन खिलजी थे ना, ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, प्रॉपर स्टोरी तो अगर मैं बताऊं तो जो अलाउद्दीन खिलजी था वो इतना कोई बहुत ज्यादा माँ बाप नहीं थे, बड़ा मेहनती आदमी था, तो चाचा ने इसको अपने पास रखा। चाचा की बेटी से शायद शादी भी हुई थी, मुझे इतना लग रहा है, जहां तक मूवी में भी यही है। पहली बीवी तो उनकी वही थी। बड़ा ट्रस्ट था बंदे को इस पे। लेकिन बाद में जाके इसी ने अपने चेले से अपने चाचा को मरवा दिया था, क्योंकि और जलालुद्दीन खिलजी जो था ना, वो ओल्डेस्ट सुल्तान था, सबसे बूढ़ा सुल्तान, क्योंकि 80-85 साल, पता नहीं 70-75 साल की उम्र में तो वो दिल्ली का सुल्तान था, हट ही नहीं रहा था। तब जाके इसने मरवाया उसको। बाकी इसके बाद बेटा आ जाती है अगली स्टोरी हमारी, मोहम्मद बिन तुगलक। ये अलग डायनेस्टी है। ठीक है ना? देखो सबसे पहले आप अगर कैंपेन्स डायनेस्टीज को देखोगे ना आप, तो आप देखोगे सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी, फिर तुगलक डायनेस्टी आ रही है। तो इसका क्या सीन रहा है? अभी हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की ना, तो ये इंटेलिजेंट था, बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन लोग इसे ना क्या कहते हैं, पागल समझते थे। क्यों? कहते पता नहीं, ये बेचारा पढ़ी लिखी बातें करता था तो लोग समझ नहीं पाते थे, तो बोले पता नहीं क्या है, समझ रहे हो? तो ये इम्प्रैक्टिकल डिसीजन लेता था, मतलब ना ये प्रैक्टिकल डिसीजन होते ना लाइफ में, चीजें करके देखियो, एक एक्सपीरियंस वाले डिसीजन, वो नहीं, इम्प्रैक्टिकल डिसीजन लेता था। इसने अपनी पॉलिसीज ऐसी क्या लाई थी, सबसे बड़ी, इसने अपनी राजधानी को शिफ्ट कर दिया था। दिल्ली सबकी राजधानी हुआ करती थी, दौलताबाद ले गया था। क्यों? क्यों लेके गया होगा? साउथ में ले गया था। क्यों? क्योंकि सोचा साउथ में एम्पायर को बड़ा करूंगा। बाद में दिक्कत लगी, बताओ क्या दिक्कत लगी होगी? इसको लगा कि भाई मैं नीचे तो आ गया, अब ऊपर दिल्ली पे कंट्रोल है नहीं। कल को जहां से मैं आया हूं वहां से ऊपर वेस्ट से कोई और अफगानी या कोई और रूलर आ गया, तो मेरा तो सिंहासन दिक्कत में पड़ जाएगा। तो लोगों ने इसे फोर्स करा कि भैया लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, ये वो। रिजल्ट हुआ क्या? बहुत सारे लोगों की मौत हुई, पॉलिसी फेल हो गई, पहली पॉलिसी की जो फेल हुई थी। दूसरा, इसने टोकन की करेंसीज, इसने कॉपर के कॉइन्स को ना गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स के बराबर मिला दिया था। पहले करेंसी चलती थी गोल्ड और सिल्वर, इसके राज में कमी पड़ने लगी, तो इसने क्या करा, कॉपर की कॉइन्स मिलाने शुरू, मतलब इश्यूज करी करेंसी की, अब से कॉपर की कॉइन चलेगी। अब कॉपर तो हर घर में रहता है, सब लोग अपनी खुद की करेंसी बनाने लग गए। समझ रहे हो? तो ये प्रॉब्लम आ गई कि फेक कॉइन बढ़ने लग गए और इकोनॉमी और कमजोर हो गई। बाद में इसने अपने खुद के घर से सोना चांदी निकाल के करेंसी इशू करी थी। समझ रहे हो? इकोनॉमिक सिस्टम पे बात करें तो सोर्स ऑफ वेल्थ, प्लंडर। ज्यादातर पैसा कहां से आता था? प्लंडर। ऊपर अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, प्लंडर मतलब लूट आती थी वॉर से। टैक्स इकट्ठा करता था लोगों से, और स्लेव ट्रेड करता था, दास नौकर वाला व्यापार, बेचना खरीदना।
लाइफस्टाइल कैसा था? रूलर ज्यादातर लग्जरी जीता था, ये तो अपने जीवन को लग्जरी जीता था, और जो आम आदमी थे वो ज्यादातर हार्डशिप, मेहनत फेस कर रहे थे। फिर और क्या सोशल और रिलीजियस प्रभाव क्या था? देखो इसने क्या करा था, आइकोनो आइकोनो क्लासिज्म, डिस्ट्रक्शन करी थी रिलीजियस इमेजेस एंड टेम्पल्स, ज्यादातर जो धार्मिक चित्र होते हैं या मंदिर होते हैं उसने इसको क्या कहते हैं डिस्ट्रक्ट करे थे, और इसने हिंदू, जैन और बुद्धिस्ट जगहों को भी अफेक्ट करा था। बाकी इसने जिजिया जजिया जजिया कहा जाता है इसे हिंदी में, वो जो टैक्स होता है ना नॉन मुस्लिम पे, जो नॉन मुस्लिम हुआ करते थे, क्योंकि मुस्लिम रूलर था तो जो भी नॉन मुस्लिम हुआ करते थे उन पे जजिया लगा देता था, ठीक है ना। इफेक्ट क्या हुआ? इकोनॉमी पे बर्डन पड़ा, सामाजिक भेदभाव होने लगा, जब मुस्लिम हिंदू में भेदभाव होने लगा तो उसको प्रेशर होने लगा कि वापस से कन्वर्ट करो, और इसी टाइम पे तैमूर का इन्वेजन हुआ। तैमूर इन्वेजन ये मंगोल से ही लेना देना है, पता आपको? तैमूर अलग सीन है, तैमूर अलग नाम है और मंगोलियंस अलग नाम है। तो तैमूरियन और मंगोल्स का क्या लेना देना है, मैं थोड़ा समझाता हूँ कि मैंने पिछले साल 11th हिस्ट्री पढ़ाई थी तो वहां से मुझे थोड़ी बहुत कहानी पता चली कि मंगोलियंस के टाइम पे तैमूरियन या तैमूर शासन कभी था ही नहीं। जब बहुत टाइम बाद जब चंगेज का शासन, मंगोल इन्वेजन, मंगोल का जो शासन था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा एक टाइम पे, तब उस टाइम पे एक शासन उभरा था तैमूरियन, तैमूर। और ये ऐसा था, ये लोग अपने आप को यही कहते थे कि हम मंगोल के ही वंशज हैं, बट कोई प्रूफ नहीं था, बट ये ऐसा कहते थे कि हम उसी के वंशज हैं और हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं एक तरीके से। इन्होंने इन्वेजन करा था दिल्ली में, ठीक है ना, और तैमूर ने अटैक करा था दिल्ली में, और बहुत ही कुत्ते तक गली के मारे थे। सोचो गली के कुत्ते जानवरों तक को नहीं छोड़ा था, इंसान तो दूर की बात है। बहुत लोगों को मारा था, बहुत बड़े स्तर पर लूटिंग हुई थी, पूरा शहर डिस्ट्रक्ट हो गया था, और दिल्ली सल्तनत इसके बाद तो कमजोर पड़ गई थी, ठीक है ना, डिक्लाइन हो गया था दिल्ली सल्तनत का। लोधी डायनेस्टी इसके बाद आखिरी थी, और उसमें फेस हुआ बहुत सारे रेजिस्टेंस फ्रॉम डिफरेंट रीजन, अलग अलग इलाकों से लोग इन्हें दबाव डालते थे। रेजिस्टेंस मतलब किसी चीज को अपोज करना, खिलाफ जाना, और टेरिटरी छोटी होती गई, और इवेंचुअली दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे गिरती गई। तो अब जो अगला टॉपिक होगा ना वो होगा कैसे दिल्ली सल्तनत गिरती गई, रेजिस्टेंस कैसे आया, ठीक है ना। रेजिस्टेंस टू दिल्ली सल्तनत, भाई किसने रोकने की कोशिश करी दिल्ली सल्तनत को? कंटिन्यूस भाई रोकने की कोशिश हुई। कैसे? दिल्ली सल्तनत जो थी ना वो कभी भी पूरे तरीके से इंडिया में कहीं पे एक्सेप्ट नहीं हुई, हमेशा कहीं ना कहीं से रेजिस्टेंस आता था। कहां कहां से? जैसे इंडिया मैप अगर आप देखोगे तो इंडिया मैप में ईस्ट के इलाके से, साउथ के इलाके से, और अलग अलग जो राजाओं के इलाके थे ना, रीजनल अलग अलग इलाकों के, वहां से हमेशा लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे दिल्ली सल्तनत को। इंपॉर्टेंट क्या था? कहते सल्तनत पावरफुल तो थी लेकिन एब्सोल्यूट पावरफुल नहीं थी, समझ रहे हो। बाकी ईस्टर्न गंगा किंगडम की बात करते हैं, जो आज के टाइम पे कलिंगा, प्रेजेंट डे पे ओडिशा या बंगाल या आंध्रा के कुछ पार्ट कहलाते हैं। कलिंगा एम्पायर बहुत ही ज्यादा ओडिशा, पश्चिम बंगाल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एम्पायर था एक टाइम को। की रूलर कौन थे? नरसिम्हा देव वन, यानी कि 2-3 उनके बच्चे हो सकते हैं, 13वीं सदी की बात है। और अचीवमेंट क्या है? इन्होंने सक्सेसफुली सल्तनत की फोर्स को डिफीट करा था, मतलब दिल्ली सल्तनत आगे बढ़ने की कोशिश करी होगी, इन्होंने हराया था। और इन्होंने जो थे रिपेल करे थे अटैक फ्रॉम बंगाल गवर्नर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जो थी उसमें एक बंगाल के, जैसे दिल्ली सल्तनत बड़ी है तो अब अकेला रूलर दिल्ली में बैठा है, दिल्ली का सुल्तान, लेकिन उसके कुछ गवर्नर, गवर्नर समझते जो अपने थोड़े से नीचे उसके पावर में, जो उसके अंडर कंट्रोल काम करेंगे। तो बंगाल में गवर्नर बैठा था, लेकिन कौन सा गवर्नर? क्या अंग्रेजों का? नहीं, दिल्ली सल्तनत का ही गवर्नर था। उसके खिलाफ विद्रोह करना, क्योंकि वो बार बार अटैक कर रहे हैं। कल्चरली क्या करा? कल्चरल मतलब सामाजिक तौर पर क्या कल्चर दिया? तो कोणार्क सन टेम्पल बनाया था। आप पुराना 50 रुपए का नोट देखोगे, कोई नोट देखोगे, उसमें आप सन टेम्पल बना हुआ देखते हो, ठीक है ना। और ये आज के टाइम पे है, क्या कहते हैं उसे, यूनेस्को, मेरे ख्याल से शायद यूनेस्को कहा जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आता है वो,
सिंबल था ये विक्ट्री का, और ये दिखाता था कि पावर है हमारे पास, और कल्चरली मतलब सामाजिक तौर पर स्ट्रेंथ है हमारे पास। और ये दिखाता है कि रेजिस्टेंस सिर्फ मिलिट्री की नहीं थी, कल्चरली आइडेंटिटी भी दिखाती थी। बाकी जो ईस्टर्न गंगा किंगडम रूलर थे नरसिम्हा देव, उन्होंने सक्सेसफुली रेजिस्ट करा था, है ना, कोणार्क सन टेम्पल के अगेंस्ट, और कल्चरली अचीवमेंट अचीव करी थी। उसके बाद और क्या नाम है, मुसुनरी। मुसुनरी हिंदी में है क्या नाम, देखना लिखा हुआ था क्या नाम, मुसुनरी है मेरे भाई, क्या नाम है, मुसुनरी। तो ये मुसुनरी नायकास नायकास करके है, और कौन सा इलाका है ये, वारंगल, जो आज के टाइम पे तेलंगाना जगह है, उसकी बात हो रही है। क्या हुआ था भाई, तेलुगु के जितने भी चीफ थे वो आपस में इकट्ठे हुए, और उन्होंने एक कॉन्फेडरेसी बनाई 75 लीडरों की। अचीवमेंट क्या थी इनकी, इन्होंने भी दिल्ली सल्तनत की फोर्सेस को अपोज करा था या डिफीट करा था, और इन्होंने एक्सपेल करा था मोहम्मद बिन तुगलक की आर्मी को 1330 और 36 में लगातार कोशिश करी होगी, और उसको भगाया। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये दिखाता था कि जो लोकल रूलर थे वो इकट्ठे हुए थे एक साथ, और ये एग्जाम्पल है कि रीजनल रेजिस्टेंस मूवमेंट का, कि अलग अलग इलाकों से भी मूवमेंट की जो रेजिस्टेंस मतलब रोकना आ रहा है वो चलता जा रहा है। ये दिखाता है कि जो मुसुनरी नायकाज है उन्होंने एक पावरफुल कॉन्फेडरेसी बनाई थी, और उसने दिल्ली सल्तनत को वारंगल से हटाया था। अगला होयसलाज, साउथ इंडिया का इलाका, कर्नाटका का, ठीक है ना, इन्होंने भी दिल्ली क्या कहते हैं, दिल्ली सल्तनत के अटैक को डिफीट करा था, और इंडिपेंडेंट रखा था साउथ इंडिया को, यानी कि साउथ इंडिया कभी भी दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में नहीं आया। कल्चरल स्ट्रेंथ की बात करें तो कल्चरल इन्होंने ऐसा क्या करा, तो इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर मंदिर बनाए बेलोर और हाईले बेदू करके, ठीक है ना। लेकिन डिक्लाइन, कहता है इंटरनल कंफ्लिक्ट और एक्सटर्नल कंफ्लिक्ट से आपको कहता है इवेंचुअली एब्जॉर्ब इन विजयनगर एम्पायर। मतलब इंटरनल कंफ्लिक्ट थे, अंदर आपस में दिक्कतें चल रही थी, और बाहर से भी अटैक हो रहे थे। इस वजह से विजयनगर एम्पायर थोड़ा सा इवेंचुअली धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो गया था, इवेंचुअली एब्जॉर्ब इनटू विजयनगर एम्पायर। ये जो आप देख रहे हो ना होयसलास, ये आगे जाके एब्जॉर्ब हो गया था विजयनगर एम्पायर के अंदर, ठीक है ना। मतलब भले ही स्ट्रॉन्ग किंगडम थे, लेकिन इंटरनल कमजोरी की वजह से जो होयसलास था ना, वो दिल्ली सल्तनत को तो रोक पाया, लेकिन आगे जाके वो विजयनगर एम्पायर में मिल गया था, ठीक है ना। बाकी अलग अलग ऐसे कौन से इलाके थे जो दिल्ली सल्तनत के दौरान अपने खुद के अलग अलग इंडिपेंडेंटली बढ़ रहे थे, तो एक था बहामनी सल्तनत, ठीक है ना, और ये 14वीं शताब्दी में पूरा डेक्कन दक्कनी रीजन इसने कंट्रोल करा था, बहामनी सल्तनत, याद रखना, ठीक है ना। क्या हुआ था, दिल्ली सल्तनत जो थे ना वो कंट्रोल लॉस्ट कर चुके थे, खो चुके थे, तो नए नए आजाद स्टेट बन रहे थे, और इसी को कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन ऑफ पावर। तो इसी में एक बहामनी सल्तनत ग्रो करी थी, जो दिखाती थी कि दिल्ली सल्तनत कैसे कमजोर हुई है, और बहामनी सल्तनत बनी थी जो डेक्कन दक्खनी पठार को कैसे कंट्रोल करती थी। ऐसे ही राजपूत भी थे जो मेवाड़ के थे, राणा कुंभ, उन्होंने अचीवमेंट क्या थी, डिफेंड करा था मेवाड़ को, और अटैक रोके थे दिल्ली सल्तनत से जो किए जा रहे थे। और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या है, कुंभलगढ़ फोर्ट बनाया था इन्होंने, जो अरावली हिल्स पे, और 36 किलोमीटर एक लंबी दीवार बनाई थी। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, कह रहा है इन्होंने पहाड़ पे ये जो फोर्ट है बनाया था, तो बहुत ही मुश्किल था इस पे अटैक करना, और नेचुरली इसको प्रोटेक्ट करना आसान था, ठीक है ना। बाकी राणा कुंभ जो थे मेवाड़ के, वो स्ट्रांगली रेजिस्ट करे थे सल्तनत को, ठीक है ना, और बाकी इन्होंने कुंभलगढ़ फोर्ट बनाया था, ये चीज का ध्यान रखना। बाकी जो सल्तनत थी वो क्यों पूरे इंडिया को कंट्रोल नहीं कर पाई थी, क्योंकि इंडिया एक्चुअल में ज्योग्राफिकल इलाकों से बड़ा था इंडिया, और अलग अलग इलाकों में, जैसे मान लो दिल्ली सल्तनत है, यहाँ से अब ये हर जगह जब जब कंट्रोल करना चाह रहे थे बाकी जगहों पर, तो बाकी जो छोटे छोटे इलाकों के राजा थे ना वो स्ट्रॉन्ग थे, और दिल्ली सल्तनत खुद से भी इतना ज्यादा ठीक नहीं था, क्योंकि अंदर खुद भी तो प्रॉब्लम है, जो राजा है चाहता है कोई और कि वो मैं बन जाऊं राजा, चार पांच भाई हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, रजिया सुल्तान आपने देखा कैसे कैसे एग्जाम्पल चल रहे थे, तो कंटिन्यूस रिपेलियन चलते रहे। और रेजिस्टेंस का नेचर क्या था, कैसे रोका लोगों ने, मिलिट्री तरीके से, कल्चरली तरीके से, और पॉलिटिकल
आजादी थी इस तरीके से। और रिजल्ट क्या हुआ, इंडिया पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड था लेकिन कल्चरली डाइवर्स था। मतलब पॉलिटिकल तौर पर ये हरा रहे थे, हटा रहे थे, हाँ कल्चर रूप पे लोग अलग अलग धर्म जाति के तो थे। फिर यहाँ पर हमारा साउथ का बहुत बड़ा एम्पायर आता है, विजयनगर एम्पायर, जिसके ऊपर थोड़ी बहुत बात की जाएंगी। ये एक सेक्शन है ऑफ द रूइंस ऑफ विजयनगर सिटी प्रेजेंट डे, जिसको हम्पी के नाम से जाना जाता है। एक बड़ी सी बिल्डिंग है जो आपको कहा गई है विरूपाक्षा टेम्पल, जो आज के टाइम पे थोड़ी सी बर्बाद हुई हुई नजर आ रही है, ठीक है ना, उजाड़ टाइप थोड़ी सी। राइज ऑफ विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर थोड़ा सा ये नीचे का इलाका है, आपको याद होगा होयसला आगे जाके एब्जॉर्ब हो गया था किसमें, विजयनगर एम्पायर में। बाकी ये विजयनगर एम्पायर है, ये उसकी कैपिटल सिटी है, और डॉट डॉट में आप जो देख रहे हो उसकी मेजर सिटीज है, और करंट कंट्री की बाउंड्री है। तो आज के टाइम पे कंट्री की बाउंड्री, लेकिन उस टाइम पे यहां तक भी फैला हुआ होगा। समझ रहे हो बैकग्राउंड क्या था। दिल्ली सल्तनत अनस्टेबल थी राजनीतिक तौर पर, साउथ इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग पावर की जरूरत थी। तो इसके फाउंडर कौन थे, हरिहारा और बुक्का 14वीं सदी में ये सर्व करते थे, मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर ही चलते थे ये। बाद में जाके इन्होंने कहा कि हम दिल्ली के कंट्रोल में नहीं चलेंगे, अपना खुद का एक किंगडम बनाया, राजधानी रखी हम्पी कर्नाटका के अंदर। विजयनगर एक स्ट्रॉन्ग सदर्न रेजिस्टेंस था जो नॉर्थ को कंट्रोल करता था, इनको रोक मतलब अटैक करते थे तो कंट्रोल करता था, ठीक है ना। बाकी हम्पी को क्यों चुना, स्ट्रेटेजिक लोकेशन में ये हम्पी को ही क्यों राजधानी बनाई, तो देखो अकॉर्डिंग टू फोल्कलोर, एक हेयर चेज डॉग सिंबल ऑफ अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ, गुरु विद्यारण्य एडवाइस टू बिल्ड कैपिटल देयर। तो इनके गुरु थे जिन्होंने एडवाइस करा था कि भाई यहाँ पे अपनी राजधानी बनाओ। रियल रीजन ये थे एक्चुअल में, तो ये तो उन्होंने दे दिया ज्ञान, ये रियल रीजन ये थे कि ये पहाड़ों से चारों तरफ घिरा हुआ था हम्पी, तो नेचुरली प्रोटेक्शन मिल रही है, ठीक है ना। दूसरा इसकी नदी तुंगभद्र, पानी अच्छा मिलता था यहाँ पे, और रॉकी टेरेन था, पहाड़ी इलाका था, मुश्किल था एनिमीज के लिए यहाँ हमला करना, और ट्रेड रूट भी आसपास थे इसके व्यापार करने के। नुकसान क्या था, कम्युनिकेशन थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि पहाड़ी इलाका है, आना जाना, और यहां से आप इसको और बढ़ा नहीं सकते थे, एक्सपेंशन नहीं कर सकते थे। तो हम्पी जो चुना गया था राजधानी, वो अपने बचाव के लिए और स्ट्रेटेजिक लोकेशन, व्यापार, इन सब का ध्यान देके करा गया था। बाकी पॉलिटिकल सिचुएशन और कंफ्लिक्ट, तो इसका इसका राइवल कौन था मेन, तो इसके राइवल के ऊपर बात करता है, कहता है बहामनी सल्तनत, यानी कि विजयनगर एम्पायर के बिल्कुल ऊपर एक बहामनी सल्तनत, जिसके बारे में अपन आगे बात करी थी याद है, वो इसका राइवल था। बाद में आगे जाके ये जो क्या कहते हैं, जो विजयनगर एम्पायर था ना, वो बट गया था किस किस में, बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, बिदार और बेरार। अगर आप मैप में देखोगे इस तरीके से विजयनगर एम्पायर आगे जाके बट गया। ये विजयनगर एम्पायर हम्पी ये रह गया, ये बीजापुर, ठीक है ना, जैसे विजयपुरा कहा जाता है, बिदार है, ये गोलकोंडा है, ये अहमदनगर है, ये बेरार, अचलपुर, और ये जाजनगर। इस तरीके से आगे जाके बट गया था, जिसे आगे जाके दक्कनी सल्तनत कहा जाता था। कन्फ्लिक्ट किस किस के हुए थे, लगातार वॉर चली थी, देखो विजयनगर की बहामनी से भी चल रही है, फिर दक्कनी सल्तनत से भी चल रही है, और गजपति रूलर जो ओडिशा का है उससे भी चल रही है। ये पीरियड पे लगातार वॉरफेयर था, और पावर इधर से उधर, मतलब लोग कभी एक दूसरे के साथ इकट्ठे, कभी इधर इकट्ठे, कभी गठबंधन लोगों के बनते जा रहे थे। एंड दैट इज अबाउट विजयनगर एम्पायर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कृष्ण देवराय, जो गोल्डन एज एक समय की बात की गई है इनके बारे में, कि इन्होंने कौन कौन सी जगह को कंट्रोल करा, कहां कहां पे करा, वो सारी बात होगी। तो नेक्स्ट है कृष्ण देवराय, गोल्डन एज, ठीक है ना। तो इन्होंने 16वीं सदी, जो 16वीं सदी है उसकी शुरुआत में शासन किया होगा, 16 सेंचुरी, मतलब 1500 से शुरुआत की बात हो रही है। अचीवमेंट क्या क्या है इनकी, इन्होंने अपनी मिलिट्री को एम्पायर एक्सपेंड किया था, और इन्होंने दक्कनी रीजन पे कंट्रोल किया था। कल्चरली क्या क्या इन्होंने काम किया, तो ये लिटरेचर को सपोर्ट करते थे, लिखत को, जैसे संस्कृत में, तेलुगु में और कन्नड़ा में, ठीक है ना। और इन्होंने अमुक्त माल्यता तेलुगु एपिक है उसको लिखा था। इसके अलावा ये आर्किटेक्चर थे, तो इन्होंने
तिरुपति और वित्तला टेम्पल इसको बिल्ड करा था। अगर हम इनकी रूल जो ये चला रहे थे उसके सिस्टम की बात करें तो ये कहते हैं कि इन्होंने एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एक अच्छा सरकार चलाने का तरीका बनाया था और ये वेलफेयर पे भला करते थे, मतलब सब हर चीज फोकस करते थे कि सबका भला हो। कृष्ण देव राय रूल्स जो था वो कंसीडर करा जाता था विजयनगर का गोल्डन एज। विजयनगर का गोल्डन एज कहा जाता था इसे, क्योंकि इनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ और कल्चरल डेवलपमेंट इस टाइम पर बहुत हुई थी इस तरीके से। इसके बाद अगर हम बात करें इकोनॉमी और सोसाइटी की, तो व्यापार के नजर से देखें तो फॉरेन ट्रेडर्स बहुत विजिट करे थे। पुर्तगीज ट्रेडर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे इस समय पे, क्योंकि वो सप्लाई करते थे हॉर्सेस फॉर आर्मी, घोड़े सप्लाई करते थे आर्मी के लिए। और ये कहां से पता चला है, तो ये सोर्स पता चला है हमें डोमिंगो पेज, पुर्तगीज एक ट्रेवलर था उससे। उसकी ऑब्जर्वेशन थी कि शहर जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा और खूबसूरत है, मार्केट पूरी गुड्स मतलब वस्तुओं से भरी पड़ी है, बहुत सारे वाटर्स के सोर्सेज हैं, गार्डन्स हैं और अच्छी खासी जनता में न्यूमरस लोग भी हैं। ये दिखाता है कि इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी और शहरी विकास बहुत ज्यादा था। फॉरेन ट्रेवलर ने डिस्क्राइब करा है विजयनगर को एक प्रोस्पेरस और वेल प्लान्ड सिटी, एक अच्छा प्लान करी हुई शहर के बारे में बताया। कल्चर और आर्किटेक्चर के ऊपर से बात करें तो बड़े बड़े मंदिर बनाए थे। स्कल्पचर जो है वो दिखाते हैं कि सोल्जर्स मतलब जो एक होता है ना मूर्तियां टाइप बनाते हैं ढांचों पे, मतलब पूरी दीवारों पे उस तरीके से, तो वो दिखाते हैं कि सोल्जर्स, एनिमल्स और रोजाना जिंदगी कैसे चल रही है। स्पेशल फीचर्स क्या थे, इन्होंने म्यूजिकल पिलर्स बनाए थे जैसे वित्तला टेम्पल में, उसमें साउंड प्रोड्यूस करा जाता था जब भी स्ट्रक होता था, दिखाता था कि अच्छी खासी एडवांस इंजीनियरिंग और आर्टिस्टिक स्किल्स का इस्तेमाल किया गया। लेकिन विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन भी हुआ, गिरा भी। कैसे? बैटल ऑफ तालीकोटा 1565 में हुई थी, बैटल ऑफ तालीकोटा, याद रखना ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। क्या हुआ था, जो दक्कनी सल्तनत थी ना वो सारी इकट्ठी हो गई थी, जितनी भी सारी दक्कन की सल्तनत थी सबके सब इकट्ठी हुई और उसने डिफीट करा विजयनगर की आर्मी को, शहरों को डिस्ट्रॉय कर दिया, मंदिरों को लूट लिया गया और लोगों को मारा गया। आफ्टर माथ, इसके बाद क्या हुआ, एम्पायर ब्रोक हो गया छोटे छोटे रीजन्स में। अब जो पूरा बड़ा सा एम्पायर था वो छोटे छोटे हिस्सों में अलग अलग रूलर्स रूल कर रहे हैं, है ना, नायकास के द्वारा, यानी कि जो लोकल गवर्नर है उनके द्वारा रूल किया जाता था। और मिड 17वीं शताब्दी तक तो खत्म ही हो गया था। जो बैटल थी तालीकोटा 1565 में, उससे विजयनगर एम्पायर पूरा गिर चुका था। भाई क्यों विजयनगर एम्पायर पावरफुल था, तो कहते हैं कि उसकी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की वजह से, उसकी लोकेशन की वजह से और उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, और कल्चरली सब एक साथ इकट्ठे रहते थे इस वजह से। लेकिन ये गिरा क्यों, क्योंकि लगातार वॉर चलती रही और एनिमी स्ट्रॉन्ग थे, क्योंकि जब दक्कनी सल्तनत आई तो वो सब इकट्ठे होकर आए थे और खुद भी अंदर के अंदर कमजोरियां थी, क्योंकि आपस में ही लोग चाहते थे, खोट खोट होती ना, खोट पैदा हो जाना, वो दिस इज कॉल्ड इंटरनल वीकनेस। फिर इसके बाद भाई हमें नेक्स्ट जो हमें पढ़ना, फिर इसके बाद मुगल्स आते हैं। अब मुगल्स का क्या सीन है भाई, मुगल्स की शुरुआत पढ़ते हैं मुगल एम्पायर। तो देखो दिल्ली सल्तनत जो थी ना वो बड़ी कमजोर थी, क्योंकि आपको पता है मुगल्स ने ज्यादातर सबसे पहले नॉर्थ पे कब्जा किया था, दिल्ली पे। दिल्ली सल्तनत तो बहुत कमजोर हो चुकी थी, अनस्टेबल थी, इससे नए रूलर्स को बहुत बढ़िया मौके मिले। मुगल एम्पायर किसने बसाया था, बाबर ने, ठीक है ना। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ बाबर के बारे में थोड़ा सा। क्योंकि बाबर जो था ना, ध्यान से समझना, जो पिता की तरफ था, पिता का जो नाम था वो था उमर शेख मिर्जा सेकंड, फेरगाना जगह का था, जो आज के टाइम पे उज्बेकिस्तान का रूलर है, मतलब रूलर रूलर था उज्बेकिस्तान का।
और फेमस कॉन्करर था, तैमूर के डिसेंडेंट थे वो। तैमूर, तैमूरियन जो है ना, अभी याद है तैमूर इन्वेजन हुआ था। तैमूर मंगोल नहीं थे, लेकिन अपने आप को मंगोलियंस कहते थे कि हम मंगोलियंस के ही वंशज हैं, पर ऐसा कोई लिंक नहीं था उनका। इसलिए बाबर को तैमूरिद डायनेस्टी का मेंबर माना जाता था, ठीक है ना, यानी कि वो तैमूर जनरेशन से था, जो बाबर था वो तैमूर जनरेशन से था। लेकिन जो बाबर की मदर का नाम था वो था कुतलुग निगर खानूम, वो मंगोल रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी, वो मंगोल फैमिली की थी माता, पिता तैमूर फैमिली के थे। यूनस खान की डॉटर थी, मदर साइड से बाबर का कनेक्शन गेंगिस खान का था, ठीक है ना। बाबर को जो थी ना, वो अपनी फादर की साइड ज्यादा पसंद थी। फादर मतलब तैमूरियन साइड बहुत पसंद थी। बाबर ज्यादा प्राउड अपने फादर की साइड यानी कि तैमूर वाली लीनेज पर करता था। वो खुद को तैमूरिद रूलर मानता था। उसने अपनी, जो आगे जाके आप पढ़ोगे कि उसने अपनी खुद की बायोग्राफी भी बनाई थी जिसको बाबरनामा कहा था। उसमें भी उसने फैमिली कनेक्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी तैमूर वाली। अपनी मम्मी के साइड जो गेंगिस खान वाला था ना, उसको नहीं सपोर्ट किया था। उसे पसंद नहीं था कि कोई उसे उसकी मम्मी की साइड की तरफ से बोले। बाबर की लैंग्वेज, कल्चर और कोड ट्रेडिशन भी मोस्टली तुर्किक तैमूरी थी, ठीक है ना। और मदर साइड से उसका कनेक्शन गेंगिस खान से था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाबर और उसके डिसेंडेंट को मुगल बोला गया, जो एक्चुअल मंगोल वर्ड से निकला। मुगल जो वर्ड है ना, वो मंगोल शब्द से निकला है। मंगोल मतलब मदर साइड से। सिंपली ये है कि उसको अपनी फादर की साइड ज्यादा पसंद थी, वो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता था। ये बात याद रखना, नॉलेज के लिए आपके लिए जरूरी है। चलो खैर आगे चलते हैं। इसके बाद बाबर जो था वो उज्बेकिस्तान से था, ये देखो तुर्किक मंगोल रूलर था। डिसेंडेंट मतलब तैमूर का वंशज था, फेमस कॉन्करर था ये। बाबर इंडिया क्यों आया? क्योंकि वो अपना समरकांद में अपना राज सिंहासन खो चुका था और वो एक स्टेबल एम्पायर चाहता था, और उसने इंडिया की संपत्ति पे हमला करना शुरू करा। सबसे पहली बैटल हुई, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। बाबर जीत गया। बाबर क्यों जीता? क्योंकि बाबर के पास नई तकनीकें थी, गन पाउडर था, है ना, कैनन्स, आर्टिलरीज थी, मैच क्लॉक गन थी। तो ये जो नए नए थे ना, ये इंडिया 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 की वॉर में ना ये सारी चीजें नहीं थी, लोगों को इतना अंदाजा ही नहीं था, पिटपिटा गए लोग। स्ट्रेटेजी क्या थी? अच्छे से आर्मी थी, बेटर प्लानिंग करी। रिजल्ट, दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई और अब मुगल शासन शुरू हो गया 1526 में। बाबर की जो विक्ट्री थी वो सबसे पहली बैटल पानीपत की थी 1526 में, और यहां से मुगल शासन की शुरुआत हुई। इसके बाद बेटा अगले शासन अकबर और लेटर मुगल, आपकी बुक में इनके बारे में बात की है, लेकिन बाबर के बाद 1530 में उसका लड़का कौन? हुमायूं। हुमायूं आया था, ठीक है ना, और हुमायूं का लड़का अकबर है। बाकी अकबर की अगर हम बात करें तो अकबर शुरुआती जिंदगी में 13 साल की उम्र में ही जो है राजा बन गया था, एम्परर। क्यों? क्योंकि सडनली एकदम से लाइब्रेरी में गिर के उसके पिताजी हुमायूं मर गए। नेचर ऑफ रूल क्या था कि इसके दो साइड है। शुरुआत में बहुत ब्रूटल था, बहुत भयंकर तरीके से पिट्टी पिट्टी करता था। बाद में ये जो है टॉलरेंस, थोड़ा सा टॉलरेट हो गया था, मतलब झेलने वाला बंदा हो गया था कि चलो ठीक है कोई नहीं। अकबर ज्यादातर किस चीजों से जाना जाता है? अकबर जो है, अच्छा अकबर पोता है बाबर का। बाबर के बाद कौन था? हुमायूं। उसके बारे में ज्यादा बात नहीं की गई। अकबर जो है ना, उसका कॉम्बिनेशन जो था ना मिलिट्री पावर का, वो और राजनीतिक तौर पर जो इंटेलिजेंस थी उसके पास, वो खतरनाक चीज थी। अकबर की अगर हम बात करें तो ब्रूटल फेज जब था, तब सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है चित्तौड़गढ़ फोर्ट का। राजपूत रेजिस्टेंस का बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, रोका उन्होंने अटैक करने से, और लगभग 5 महीने तक चीजें चली। लेकिन हुआ क्या, लास्ट में फोर्ट को कैप्चर कर लिया गया। फोर्ट को कैप्चर कर लिया गया, हजारों सोल्जर्स मारे गए, और
वुमेन्स ने जौहर परफॉर्म करा। जौहर मैंने आपको समझा दिया था लास्ट क्लास में। लगभग 30,000 सिविलियंस मारे गए थे, आम आदमी। और जौहर का मतलब वही कि लोग अपने औरतें अपने आप को बचाने के चक्कर में, अब इंस्लेवमेंट मतलब नौकर बनाने के चक्कर में, कैप्चर कराने से बढ़िया अपने आप को आग में त्याग देती थी। फिर हुआ क्या, ये शुरुआती मुगल एक्सपेंशन थे, ठीक है ना, वायलेंस और बहुत ज्यादा कॉन्क्वेस्ट, कब्जा करना, ये वाला चीज था। लेकिन फिर अकबर की पॉलिसी में चेंज आ गया। चेंज क्यों आया, अकबर ने रियलाइज करा कि वायलेंस जो है ना वो उसको लंबा शासन नहीं करने देगा, क्योंकि लोगों के मन में नफरत ही पैदा होती रहेगी और मैं अपने एम्पायर को बड़ा नहीं कर सकता। तो उसको लोकल लोगों से सपोर्ट चाहिए था। तो नई पॉलिसीज क्या, उसने मैरिज अलायंसेस बनाया, मतलब शादी करी राजपूत की प्रिंसेस के साथ और ट्रस्ट बनाना शुरू करा, ठीक है ना, जैसे जोधा अकबर आपने सुना होगा, जोधा भाई इस तरीके से। फिर इंक्लूजन ऑफ राजपूत, उसने क्या करा, हाई पोस्ट अपने राजपूत और हिंदूज लोगों को देने लगा, मतलब जो उसका कोर्ट हुआ करता था, शासन हुआ करता था, उसमें ज्यादातर अच्छी अच्छी पोस्टें हिंदू लोगों को या राजपूत लोगों को देने लगी। और जो जजिया लगा हुआ था, जजिया याद है, जो नॉन मुस्लिम पे टैक्स लगा होता था, वो उसने हटा दिया था। फिर सुल ए कुल, मतलब पीस विद ऑल, उसने क्या कहा कि धार्मिक तौर पर हम टॉलरेट करें, मतलब हर रिस्पेक्ट करेंगे हम हर धर्म की, और हर फेथ पे हम रिस्पेक्ट करते हैं। अकबर ने अडॉप्ट करी थी पॉलिसी ऑफ सुल ए कुल, ताकि वो धार्मिक तौर पर एकता ला सके, लोगों में हर इंसान को इक्वल दिखा सके। अकबर की सोच क्या थी, अकबर बाद में सोचता है धर्म के नाम पे किसी से जबरदस्ती करना गलत है, लोगों को फॉलो करने चाहिए अपने खुद के विश्वास जो वो रखते हैं। इससे होगा क्या, उसकी जो फोर्स थी ना, जो वो जो फोर्स करता था, लोगों को जबरदस्ती करता था, वो एक्सेप्टेंस में बदलने लग गई, लोग उसे एक्सेप्ट करने लग गए थे। फिर मुगल एम्पायर कैसे बढ़ा, अकबर के अंदर देखो नॉर्थ इंडिया तो ऑलरेडी कैप्चर था ही, सेंट्रल इंडिया में भी आया बीच में, और थोड़ा थोड़ा दक्कनी पठार पे भी उसने कैप्चर करना शुरू करा। सबसे ज्यादा जिसने कैप्चर करा था मोस्टली वो औरंगजेब था, जिसने पूरा इंडिया को कैप्चर करने की कोशिश करती, और लास्ट रूलर था वो। इसने एक बड़ा सा लार्ज और स्टेबल एम्पायर बनाया और अपनी आर्मी को बहुत ही ज्यादा, एम्पायर को बहुत ज्यादा एक्सपेंड करा वाइडली, और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर ये बना चुका था। कल्चरल नॉलेज की बात करें तो अकबर का जो इंटरेस्ट था, इवन दो ही वॉज इलिटरेट, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी उसको सीखना बहुत पसंद था। मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है, उसने हाउस ऑफ ट्रांसलेशन बनाया था फतेहपुर सीकरी, ठीक है ना, और उसने बहुत सारे टेक्स्ट, महाभारत को रज्मनामा उसमें उसने कन्वर्ट किया था, रामायण को कन्वर्ट करा था, मतलब सुनी होंगी बातें कहानी, भगवत गीता और पंचतंत्र। इससे दिखाता है कि वो कल्चरली इकट्ठा करना चाहता था खुद पर्शियन ट्रेडिशन को हिंदू ट्रेडिशन के साथ। बाकी अकबर ने प्रमोट करा था कल्चरल एक्सचेंज बाय ट्रांसलेटिंग इंपोर्टेंट इंडियन टेक्स्ट इनटू पर्शियन, बहुत सारे इंडियन टेक्स्ट को उसने पर्शियन भाषा में समझा, एक्सप्लेन करने की कोशिश करी या समझने की कोशिश करी, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, ये नजर आ रहा था कि अकबर ना प्रमोट करता था लर्निंग्स को, ठीक है ना। तो ये चीज थी, है ना, उसने ये सारे ट्रांसलेट करे थे मेजर टेक्स्ट को, मतलब इस इन टेक्स्ट को उसने अपनी भाषाओं में कन्वर्ट करा के पढ़ने के लिए खुद पढ़ा होगा, या लोगों को एक होता है ना कि इन्फ्लुएंस की, हाँ देखो ये चीजें हैं। हाँ जी, तो क्या कहते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे आर्किटेक्चर के ऊपर, ठीक है ना। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो उसने बनाई थी, एक फतेहपुर सीकरी और एक पंचमहल और एक हुमायूं टॉम्ब। मुगल के जो आर्किटेक्चर थे वो बहुत ही ज्यादा बड़े और कलाकारी आर्किटेक्टिक वाले थे। लेटर मुगल रूलर्स के ऊपर बात करेंगे हम लोग, जिसमें हमें बात करनी है जहांगीर से। जहांगीर जो था वो अकबर का ही बेटा था। अब इसको आर्ट आर्किटेक्चर बहुत पसंद थे, तो इसने अपने एक्सपेंड करा था अपने एम्पायर को, ट्राई करा था इसने, बस इसमें इतना ही बताया कि इसको आर्ट या आर्किटेक्चर बहुत पसंद था। शाहजहां की अगर हम बात करेंगे तो शाहजहां ज्यादातर आपको पता है ताजमहल के नाम से जाने जाते हैं, शाहजहां और मुमताज, ठीक है ना। बाकी और बिल्डिंग्स भी थी, जैसे रेड फोर्ट दिल्ली में और रेड फोर्ट आगरा के अंदर भी है, ठीक है। कल्चरल पीक मुगल के टाइम पे ना, जो गोल्डन एज था कला और आर्किटेक्चर का, मतलब मुगल के टाइम पे जो आर्ट कला और आर्किटेक्चर थी ना, ये बहुत ही पीक पे गई थी अपनी, ठीक है ना। अगर हम आर्ट और कल्चर की बात करें
तो कहता है कि उस टाइम पर मिनिएचर पेंटिंग्स बनाई जाती थी, कैलीग्राफी बनाई जाती थी, म्यूजिक्स बनाए जाते थे। एग्जाम्पल जैसे पर्शियन ट्रांसलेशन होती थी रामायणा पेंटिंग्स की, जो रामायणा हुई थी उसकी जो पेंटिंग्स थी उसकी पर्शियन ट्रांसलेशन पारसी भाषा में बनाया जाता था उससे। ये दिखाता है कि जो इंडियन और पर्शियन कल्चर है उसको मिलाया गया था कहीं ना कहीं। बाकी बड़ा एनालिसिस जो हम इस पूरे टॉपिक से पढ़ते हैं वो ये कि अकबर इतना सक्सेसफुल क्यों था। मिलिट्री बहुत स्ट्रांग थी उसकी, पॉलिसीज बहुत स्मार्ट थी, ठीक है ना, और धार्मिक टॉलरेंस था। ऐसा नहीं था कि उसने धर्म के नाम पे लड़ाइयां लड़ी हो, तो इसीलिए लोगों को थोड़ा न्यूट्रल हुए थे सब लोग उसको लेकर। और उसने लोकल रूलर को अपने शासन में मिलाया था। उनसे साहब बोलता था कि हमारे अंडर आ जाओ, नहीं आओगे तो लड़ाई लड़ो, लड़ाई लड़के हार जाओगे तो भी वो ऑफर ही करता था कि अब देख लो। तो इससे क्या होता था ना कि चीजें थोड़ी हद तक ये था कि थोड़ा न्यूट्रल था, स्टार्टिंग में नहीं था बट हाँ। लेकिन हाँ, इनका दिल्ली सल्तनत से क्या फर्क था, ठीक है ना, डिफरेंस क्या था। तो देखो, दिल्ली सल्तनत में मोस्टली इनकी फोर्स चलती थी मोस्टली, लेकिन अकबर के टाइम पे फोर्स के साथ साथ ये डिप्लोमेसी लाता था बातचीत के ऊपर, या ये कहते हैं चाणक्य नीति, दिमाग लगाना उस तरीके से। दिल्ली सल्तनत ज्यादा स्टेबल नहीं थी, लेकिन इसका एम्पायर थोड़ा स्टेबल था, रुका हुआ था, चल रहा था बहुत लंबे समय से। धार्मिक परिवर्तन, धार्मिक डिवीजन था, धर्म के आधार पर चीजें बटी हुई थी, लेकिन यहाँ पर अकबर के टाइम पे ऐसा नहीं था। फिर इसके बाद बेटा औरंगजेब आता है, और हम पढ़ते हैं कि औरंगजेब के समय में डिक्लाइन हुआ था मुगल एम्पायर। औरंगजेब बेटा इतना आसान नहीं था। औरंगजेब ने अपने खुद के बाप शाहजहां को जेल में बंद करवा दिया था, और अपने भाइयों को, सगे भाइयों को मरवा दिया था। सोचो, औरंगजेब बहुत खतरनाक किस्म का बंदा था, और बहुत ही ज्यादा ब्रूटल कहा जाता औरंगजेब को। और औरंगजेब एकमात्र ऐसा रूलर था जो लास्ट मुगल रूलर था, और इसने लगभग पूरा कैप्चर करने, इसने मतलब आखिरी के समय तो इसने साउथ इंडिया में ही बिताए थे। आखिरी के समय अगर आप देखोगे तो औरंगजेब के लिए क्या कहता है, स्ट्रगल क्या था मुगल थ्रोन का। कहता है जब एक ग्लोरियस रूल चला शाहजहां का, तो मुगल ना एक डेंजरस फेज में आया मुगल एम्पायर। 1657 में शाहजहां जो था ना वो सीरियसली बीमार पड़ चुका था। इमीडिएटली उसको स्ट्रगल करना पड़ा, अपने बच्चों को शासन देना पड़ा। शाहजहां चाहता था सबसे बड़ा बेटा उसका दारा शिको वो नया एम्पर बने, नेक्स्ट एम्पर बने। दारा जो था वो अपने फिलोसफी या क्या कहते हैं अलग रिलीजन और पीसफुल डिस्कशन के तौर पर जाना जाता था। मगर उसका जो जवान भाई था छोटा औरंगजेब, वो बहुत ही ज्यादा चालाक, एम्बिशियस था, और स्किल्ड था अच्छा खासा वॉरफेयर के अंदर। और वो विश्वास रखता था कि एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रूलर जो है ना वो एक बड़ा एम्पायर चला सकता है। औरंगजेब ने बहुत ज्यादा ब्रूटल बैटल लड़ी अपने भाइयों के खिलाफ। उसने दारा सिको को हराया, कैप्चर करा उसको, ठीक है ना, और बाद में मरवा दिया। एक भाई को मरवाया, दूसरे को फोर्स करा भगाने का। इवन शाहजहां खुद से जेल में था आगरा के किले के अंदर औरंगजेब के द्वारा, और वहीं पर रखा गया जब तक वो मरा नहीं। 1658 में औरंगजेब ने अपने आप को एम्परर बनाया और कहा आलमगीर, आज से मैं हूं आलमगीर, कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। औरंगजेब वॉज द वॉरियर एम्परर। ये वॉरियर एम्परर था। कुछ होता है ना, राजा बैठ जाओ बेटा सेना लड़ लो जाके, ये वॉरियर एम्परर था, ठीक है ना। मतलब ये बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन और हार्ड वर्किंग रूलर था। बाकी रूलर की तरह नहीं था जो लग्जरी जीवन, म्यूजिक, सेलिब्रेशन एंजॉय कर रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं। औरंगजेब बहुत ही सिंपल और स्ट्रिक्ट जीवन जीता था, और ये डीपली रिलीजियस था धार्मिक तौर पर, यानी कि मुस्लिम कल्चर को ज्यादा आगे बढ़ाता था, फोकस करता था ज्यादातर मिलिट्री को बढ़ाने में और अपने सिस्टम को आगे बढ़ाने में। ये विश्वास रखता था कि एक रूलर जो है ना वो लगातार अपना एम्पायर बढ़ाता जाए, यही होना चाहिए एक रूलर के अंदर, और अदरवाइज जो एनिमी है ना वो स्ट्रांग हो जाएंगे। औरंगजेब के अंदर मुगल रूलर जो था ना वो सबसे बड़ा टेरिटरी कैप्चर कर पाया था। ह्यूज पार्ट जो थे ना दक्कन साउथ के और साउथ इंडिया के, वो मुगल कंट्रोल में आ चुके थे। और ये जो विक्ट्री थी इसकी हैवी कॉस्ट भी हुई, ऐसा नहीं कि बड़े आसानी से आ गया, तो बहुत लड़ाइयां हुई थी। लगभग 25 साल इसकी जिंदगी के ये बिजी रहा था लड़ाइयों में। सोचो, साउथ के अंदर हो भी, और एंडलेस कैंपेन एग्जॉस्ट करता है मुगल आर्मी और ट्रेजरी को, और ह्यूज आर्मी रिक्वायर चलती रहती थी। बहुत पैसा चाहिए था किसके लिए, सोल्जर, वेपन, घोड़े, खाना, फोर्ट और रोड के लिए। तो धीरे धीरे ये एम्पायर कमजोर होता गया अंदर से, क्योंकि लगातार लड़ता रहा, समझ रहे हो, एक बंदा मतलब लड़े जा रहा, लड़े जा रहा। औरंगजेब का धार्मिक पॉलिसीज कैसा था, रिलीजियस पॉलिसीज कैसा था, तो ये एक स्ट्रिक्ट रिलीजियस पॉलिसी फॉलो करता था अकबर से ज्यादा।
अकबर ने ट्राई करा था सबको इकट्ठा करना, है ना, क्योंकि उसने सुल ए कुल ये नाम याद रखना, इसने पॉलिसीज लाई थी सबके साथ पीस की। औरंगजेब विश्वास रखता था कि इस्लामिक लॉ जो है और ट्रेडिशन जो है ना वो ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए, और इसने जजिया टैक्स जो नॉन मुस्लिम पे लगाया जाता था वो वापस लिया आया था। और इसने पिलग्रिम टैक्स, जो लोग हॉली प्लेसेस पे केदारनाथ या फिर अमरनाथ की यात्रा करते थे तो टैक्स देना पड़ता था इधर से उधर जाते हुए, वो लगा दिए थे, ठीक है ना। और इससे और म्यूजिक को डिस्करेज करता था और डांस को ये मना करता था रॉयल कोर्ट के अंदर। कुछ मंदिर और रिलीजियस स्कूल भी इसने डिस्ट्रॉय कर देते अपने रूल में, और मंदिर जैसे कि बनारस, मथुरा, सोमनाथ, इनको तो इसने अटैक करा था और डिमोलिश कर दिया था। इवन कुछ मुस्लिम ग्रुप जैसे कि सूफी और कम्युनिटी जैसे कि पारसी, उन पे भी ये दबाव डालता था, ठीक है ना, कुछ समय के लिए। एक कॉम्प्लेक्स हिस्टोरिकल फिगर अगर हम ध्यान से देखें तो हिस्टोरियंस जो थे ना वो पूरा एग्री नहीं करते औरंगजेब के बारे में। कुछ हिस्टोरियंस ऐसा कहते हैं कि इसके जो एक्शंस थे ना वो राजनीतिक थे, ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ धर्म के नाम पे चीजें कर रहा है। वो विश्वास रखते थे कि इसने मंदिरों को टारगेट करा और इलाकों को, ताकि ये विद्रोह को हटा सके और अपनी मुगल अथॉरिटी को और स्ट्रॉन्ग कर सके। मतलब इसका कहना ये था कि ये मंदिरों को इसलिए नष्ट करता था ताकि जो बाकी इसको अपोज कर रहे हैं उन धार्मिक रूप को ये खत्म कर सके। समझ रहे हो, बाकी लोग आर्ग्यू करते थे क्या कहते हैं, जो रिलीजन है स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस हिज डिसीजन बिकॉज हिज ऑफिशियल ऑर्डर्स फरमान्स क्लियरली मेंशन रिलीजियस रीजंस इन सम केस। तो कुछ लोग ये भी कहते थे कि नहीं, सिर्फ धर्म के नाम पे चीजें करता था, क्योंकि इसके जो फरमान जारी करते हैं ना उसमें ये धर्म के नाम पे चीजें लिखी होती थी। इसलिए औरंगजेब वन ऑफ द मोस्ट डिबेटेड रूलर रहा है भारतीय इतिहास के अंदर। रेबेलियन का राइज ऑफ रेबेलियन मतलब विद्रोह। अब जायज बात है औरंगजेब आगे बढ़ रहा है तो विद्रोह तो हो गई। औरंगजेब की जो पॉलिसी थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी और वॉर बढ़ती गई थी, तो बहुत सारे ग्रुप्स जो थे ना वो मुगल रूल को अपोज करते थे। कौन कौन? मराठा, सिख, राजपूत, जाट। बहुत सारे रीजनल मतलब जो इलाकों की पावर्स है ना वो स्ट्रांग होती गई, वहीं पे मुगल का जो कंट्रोल था वो कमजोर होता गया एक टाइम पे। ये एम्पायर बहुत ही ज्यादा बड़ा होता गया, टू ग्रोवन इफेक्टिवली कम्युनिकेशन बहुत कमजोर था, तो इसीलिए रिबेलियन जो लगातार होते रहते थे और रिसोर्स धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे। फिर मुगल एम्पायर गिरना शुरू हुआ। ऑल्दो औरंगजेब ने एक्सपेंड करा था मुगल एम्पायर सबसे ज्यादा, है ना, लेकिन उसकी जो पॉलिसीज थी अनइंटेंशनली कमजोर होती गई। मेजर कारण क्या है इसको कमजोर होने का? इसके मिलिट्री कैंपेन्स एंडलेस थे, लगातार चलते जा रहे थे और इकोनॉमिक तौर पर पैसा खत्म होता जा रहा था। धार्मिक टेंशन हमेशा बढ़ी रहती थी और लगातार विद्रोह होते रहते थे इसके खिलाफ। और सिस्टम के तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो सिस्टम चलता है, मैनेजमेंट जो एक रूल चलाते हैं, उसमें थोड़ा मुश्किलाहट थी। जब औरंगजेब मरा 1707 में तो मुगल एम्पायर बहुत ही ज्यादा बड़ा था उस टाइम पे, लेकिन अब वो स्टेबल नहीं रहा और इकट्ठा नहीं रह पाया। उसकी मौत के बाद मुगल पावर जो है ना वो लगातार गिरती गई और बहुत सारे रीजनल किंगडम वापस से जागने लगे, मतलब अपने अपने इलाके के जो लोकल रूलर थे वो फिर से जागने लगे। औरंगजेब का फाइनल मैसेज या फाइनल फीलिंग क्या थी? उसने आखिरी चिट्ठी अपने लड़के को लिखी और कहा कि वो बहुत ज्यादा थका हुआ है और बहुत ज्यादा उसको पछतावा है। उसने लिखा कि वो एक ऐसे वर्ल्ड में आ चुका है जहां वो अकेले है और वो इस वर्ल्ड को हेल्पलेस लीव करता जा रहा है और वो अनसर्टेन फील करता है कि क्या होगा कुछ नहीं पता, और उसको ये भी नहीं पता कि क्या उसको पता ही नहीं है उसने क्या सही में एक्चुअल में अचीव करा है। ये जो शब्द थे ये बहुत ज्यादा पावर, इवन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्परर्स ऑफ इंडिया एंडेड हिज लाइफ विद वरी एंड सैडनेस। ये दिखाता है कि इतना बड़ा पावरफुल रूलर था मगर जब ये मर रहा है, मौत का इंतजार कर रहा है अपनी, तब भी उस टाइम पर कितना ज्यादा ये परेशान है और उदास है, ठीक है ना। ये सब बातें बताई गई। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, मुगल्स को किस किसने रेजिस्ट करा, रोका, विद्रोह करा। तो एक पावरफुल एम्पायर फेस करता है रेजिस्टेंस। जब भी एक पावरफुल एम्पायर आता है तो ऑब्वियसली बात है उसको रोकने के लिए भी बहुत बंदे होते हैं। तो मुगल एम्पायर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर था भारतीय इतिहास में। उसके रूलर जैसे अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इसमें ये बहुत ही बड़ा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैला था। लेकिन इवन पावरफुल एम्पायर जो है ना वो हर चीज को हर समय
हर समय के लिए कंट्रोल नहीं कर पाते। कुछ जंगल, पहाड़ी इलाके, रेगिस्तान, विलेजेस और किंगडम, बहुत सारे लोगों ने मुगल अथॉरिटी को रेजिस्ट करा। कुछ लोगों ने लड़ाई लड़ी हैवी टैक्सेस की वजह, कुछ आजादी चाहते थे, कुछ चाहते थे वो अपना ट्रेडिशन मतलब अपना कल्चर और अपनी आजादी को बचाए रखें, वो इनको नहीं देना चाहते थे। धीरे धीरे ये रेबेलियंस कोशिश करते रहते थे कि मुगल एम्पायर को कमजोर करता रहे, ठीक है ना। जाट की सबसे पहले बात करेंगे। द जाट, जाट पीजेंट राइज। जाट पीजेंट मतलब जाट किसान, किसानी लोग थे ज्यादातर, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट रेबेलियन जो आता है ना वो जाट पीजेंट का है प्रेजेंट डे में। कहां से आते हैं ये? पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से और ईस्ट के राजस्थान से। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो हैवी टैक्स इकट्ठा करते थे इन पीजेंट से और बहुत ही ज्यादा हार्शली तरीके से करते थे। ओवर टाइम इनके समय बीतता रहा, इनके मन में गुस्सा आया उनके खिलाफ और 17वीं शताब्दी में जो जाट रिबेल था वो जाट ने रिबेल करा और इवन एक मुगल ऑफिसर को मार भी दिया था। और रिस्पॉन्स में मुगल आर्मी ने इनके खिलाफ मार्च करी और एक बैटल लड़ी गई जिसमें 20,000 जाट फाइटर्स थे जो ब्रेवली फेस करते हैं मुगल फोर्सेस को। ऑल्दो उनका लीडर मारा जाता है और रेबेलियन जो है ना वो खत्म कर दिया जाता है। और ये रिवोल्ट ये दिखाता है कि आम किसान भी जो थे ना वो रेडी थे मुगल अथॉरिटी को चैलेंज करने के लिए। और ये जो रिबेलियन था एक सिंबल बनता है पीजेंट का रेजिस्टेंस अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। जो उनके साथ गलत हो रहा था, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उसके खिलाफ पीजेंट ने रेजिस्ट करा। ट्राइबल रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मुगल, आदिवासियों का रेजिस्टेंस। बोलते सिर्फ किसानों ने नहीं, बहुत सारी आदिवासियों ने मुगल्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसमें भिल्स, गोंड्स, ठीक है ना, संथल, कोच, ठीक है ना, ये सब ग्रुप जो थे ना वो घने जंगलों में, पहाड़ों में या रिमोट रीजन्स में रहते थे, ठीक है ना। रिमोट रीजन्स मतलब बहुत ही ज्यादा हाईली ट्राइबल एरियाज होते हैं, ठीक है ना, जहां समझ रहे हो डिफिकल्ट टेरेन था। तो मतलब इलाका जो लैंड सरफेस था वो डिफिकल्ट था। तो मुगल आर्मी जो थी ना वो स्ट्रगल करती थी पूरा कंट्रोल करने में। कुछ ट्राइब्स तो ना क्या कहते हैं मारे जाते थे और क्या कहते हैं एब्जॉर्ब करते थे एम्पायर के अंदर, मगर कुछ लोग जो है ना वो आजादी ले लेते थे लंबे समय के लिए, क्योंकि मुश्किल होता था मुगल के लिए भी वहां पे लड़ना, समझ रहे हो। इसमें ये करे जाता है रानी दुर्गावती का। बोलते हैं सबसे इंस्पायरिंग स्टोरी है रेजिस्टेंस की जो है रानी दुर्गावती की, जो रानी थी गोंड किंगडम की ऑफ गढ़ा इन सेंट्रल इंडिया, ठीक है ना। और ये वाइज रूलर थी, बहुत बुद्धिमान रूलर थी, ब्रेव रूलर थी, ब्रेव वॉरियर थी और प्रोटेक्टर थी अपने लोगों के लिए। उनका जो किंगडम था उसमें उन्होंने 20,000 सोल्जर्स को मेंटेन करती थी, 1,000 एलिफेंट्स थे। जब अकबर के जनरल ने अटैक करा था उनके किंगडम में तो इन्होंने डिसाइड करा था कि ये सरेंडर करने के बजाय लड़ाई लड़ेंगी। इवन दो उनकी जो फोर्सेस थी बहुत कमजोर और छोटी थी, वेपन्स भी बहुत कम थे, लेकिन इन्होंने पर्सनली उस आर्मी को लीड करा और एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज को लेकर इन्होंने फाइट करी। और उस बैटल के दौरान बहुत ही ज्यादा घायल हुई, लेकिन फिर भी इन्होंने कैप्चर करने से कि तुम हमें कैप्चर कर लो उससे रिफ्यूज कर दिया और इन्होंने अपनी खुद की जो लाइफ उसमें बैटल फील्ड में लगा दी। और सिर्फ वो 40 साल की, उनका जो सेक्रीफाइस है वो दिखाता है कि कितनी ज्यादा ऑनर थी और कोरेज था उनके अंदर, रीजनल प्राइड थी अपने इलाके की, और उन्होंने फॉरेन डोमिनेशन को रोका था, रोकने की कोशिश करी थी। इवन आज के समय में भी वो बड़ी ही ब्रेवेस्ट क्वीन है इंडियन हिस्ट्री के अंदर। द राइज ऑफ राजपूत, ठीक है ना, यहां से हमें स्टार्ट करना है। कहता है जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, मतलब ये अगर इंडिया है तो ये नॉर्थ और ये वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इंडिया। कह रहे इसमें राजपूत का एक बड़ा ही लंबा ट्रेडिशन रहा वॉरफेयर और आजादी का। शतक मतलब 100 सालों तक उन्होंने अपनी जमीन को डिफेंड करा है इन्वेजन से, बार बार हमले हुए हैं उनपे तो उन्होंने अपने आप को डिफेंड करा है। जब वो रिकवर होते थे शुरुआत में, अर्लियर डिफीट ड्यूरिंग खिलजी इन्वेजन, जब खिलजी ने इन्वेड करा था उससे वो थोड़ा रिकवर ही करे थे, तो दो बड़े राजपूत सेंटर बने थे फिर से, एक मेवाड़ और एक मारवाड़। राजपूत फेमस थे क्यों? अपनी बहादुरी के लिए, लॉयलिटी के लिए, ओनर के लिए और सेक्रीफाइस के लिए, जो वो चीजें त्यागते थे। उनकी जो हीरोइक कहानियां होती थी वो बैलेड्स में या फोक सॉन्ग्स में लिखी जाती थी। राणा सांगा और द राजपूत, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर वॉज राणा सांगा ऑफ मेवाड़। मेवाड़ का ग्रेटेस्ट रूलर था राणा सांगा और उसने बहुत सारे राजपूत को इकट्ठा करा था अपने साथ
और लड़ी थी उसने बहुत सारी फाइटें और बहुत सारे रूलर्स को इन्वेड करा था। फॉर सम टाइम ही बिकम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर इन नॉर्थ इंडिया, एक टाइम पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पावर बन चुका था वो। ही वॉज इवेंचुअली डिफीटेड बाय बाबर। बाबर यानी कि पहला मुगल, उसने उसको हरा दिया था बैटल ऑफ खानवा में। मेरे ख्याल से राणा सांगा जो था ना, मैं एक बार कंफर्म करके बताता हूँ एक स्टोरी राणा सांगा की। एक आंख चली गई थी वॉर में, ठीक है ना, एक हाथ बुरी तरह घायल था, एक पैर में चोट थी और बहुत सारे घाव के निशान थे, फिर भी वो इंसान लड़ता था। सोचो, एक आंख नहीं थी, ठीक है ना, और क्या कहते हैं, सच बताऊं तो बाबर ने ही किसी और रूलर, इब्राहिम लोदी का ही शायद कोई भाई था, उसके साथ मिलके इनवाइट करा था बाबर को। राणा सांगा ने इनवाइट करा था बाबर को, इसलिए कि हाँ यहाँ लूटपाट है ये वो, ताकि इब्राहिम लोदी का भाई भी चाहता था कि इब्राहिम लोदी शासन से हट जाए, इसीलिए बाबर को इन्होंने इनवाइट करा था मुगल को। वो जब वो आया तो फिर रेस्ट इज द हिस्ट्री। तो एक टाइम पे जब वो आया था तो स्टार्टिंग में वॉर नहीं लड़ी थी, पहले उसको कैप्चर करने दिया और इनको लगा कि हम तो मार देंगे बाबर आबर को, पहले इससे पिटवा देते हैं इब्राहिम लोदी को। बाद में जाके हुआ उल्टा, राणा सांगा से भी ज्यादा खतरनाक निकला बाबर, ठीक है ना। तो ये एक कहानी थी राणा सांगा की, ध्यान रखना किसके टाइम पे कहानी थी राणा सांगा की, बाबर के टाइम पे, ठीक है ना। फिर एक महाराणा प्रताप, ये आपने बहुत सुना होगा, ठीक है ना, राजपूत रेजिस्टेंस। परहैप्स सबसे फेमस राजपूत हीरो तो महाराणा प्रताप था, मेवाड़ का सबसे फेमस। तो जब अकबर ने एक्सपेंड करी थी मुगल पावर, अकबर के टाइम की बात हो रही है, तो बहुत सारे राजपूत रूलर ने एक्सेप्ट करी थी मुगल की अथॉरिटी, मतलब मुगल्स को एक्सेप्ट करा, क्योंकि आपको याद है मैंने बताया था कि अकबर को ये लगा कि यार मार मार के कब तक लड़ के तो मैं नहीं एक्सपेंड कर पाऊंगा, तो क्यों ना मैं सबसे डील करके एक्सपेंड करता हूँ एम्पायर। तो डिप्लोमेसी या शादी वाला जो अलायंसेस की सबसे बढ़िया रिश्ते बना लो, इनकी बहन बेटियों से हमारी बहन बेटियों की शादी करा दो और हिसाब किताब। लेकिन महाराणा प्रताप ने रिफ्यूज करा था कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा। वो विश्वास रखते थे कि मेवाड़ की जो आजादी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी पावर को कंफर्ट करना, मतलब तुम्हारे साथ कॉन्ट्रेक्चुअल बातें करने से बढ़िया मैं इसको आजादी से ही रहूंगा और डिफेंड करूंगा। फिर हुआ क्या, 1576 में हल्दी घाटी की बैटल हो गई, ठीक है ना। एक मेजर बैटल हुई थी, बहुत बड़ी बैटल थी, महाराणा प्रताप और मुगल फोर्सेस जो अकबर नहीं अकबर के जनरल लड़ रहे थे। और बैटल जो है वो हल्दी घाटी पास पे हुई थी अरावली के पहाड़ों पर। ऑल्दो मुगल आर्मी ज्यादा स्ट्रांग थी और बढ़िया संसाधन थे, तो महाराणा प्रताप जो थे वो इसके भाग गए थे बैटल एंड कंटिन्यू रेजिस्टिंग फॉर इयर्स, मतलब बैटल में ऐसा नहीं हार गए, मतलब बैटल छोड़ दी और उसके बाद कुछ सालों तक रेजिस्ट किया, रोका, दूर दूर से हमले हमले करके इस तरीके से, ठीक है ना। फिर गोरिल्ला वॉरफेयर, महाराणा प्रताप ने अडेप्ट करा गोरिल्ला वॉरफेयर। गोरिल्ला वॉरफेयर मतलब सरप्राइज अटैक करना, चुपके से कभी एकदम से, है ना, एम्बुशेस हमला करना या जंगलों और पहाड़ों से अटैक करना, समझ रहे हो। छोटे छोटे ग्रुप्स अटैक करते थे बड़ी बड़ी आर्मी पे, और ये स्ट्रेटेजी उन्हें कंटिन्यू रखी कि वो लगातार उनको रेजिस्ट कर पाए, भले उनके पास संसाधन कम थे, समझ रहे हो। सपोर्ट फ्रॉम द भिल्स, महाराणा प्रताप को बहुत बड़ा सपोर्ट मिला था, भिल्स एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो आर्चरी लड़ती थी, समझ रहे हो। और वो गाइडेड ट्रूप्स थे, उनके थ्रू जंगल और पहाड़ों पे थोड़ा चीजें चलती थी और नॉलेज देते थे अलग अलग एरिया की, जो टेरेन होते थे ना, अलग अलग टेरेन होता था, अलग अलग सरफेस होते थे, उसमें मदद करते थे वो लोग। उनकी बहादुरी लॉयल्टी के थ्रू जो भील वॉरियर्स थे उन्होंने एक ओनर किया था प्लेस इन द मेवाड़ मिलिट्री ट्रेडिशन, मतलब जो मेवाड़ की मिलिट्री हुआ करती थी उसमें वो लोग भी एडमिट हुए, वो लोग भी ऐड हुए उनकी आर्मी में। बाकी ये एक कहानी है। राजपूत एंड द मुगल्स का क्या सीन है।
ओवर द टाइम नॉट ऑल राजपूत फॉलोड द सेम पाथ, हर राजपूत ने सेम नहीं, लड़ाई झगड़े ही रखे होंगे। कुछ राजपूत ने गठबंधन बनाए थे मुगल्स के साथ, रिश्ते बनाए थे, शादी वाला अलायंसेस गठबंधन बनाया था, और हाई पोजीशन उनको मिली थी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में। बट अदर जैसे खास करके मेवाड़ जो है, उसने लगातार मुगल के डोमिनेशन को रोकने की कोशिश करी। औरंगजेब का जब टाइम आया था तो राजपूत का जो रेजिस्टेंस था वो फिर से बढ़ गया था, क्योंकि औरंगजेब ने प्रॉपरली, औरंगजेब कर भी क्या रहा था ना, औरंगजेब अलायंसेस थोड़ी ना बना रहा था, वो तो प्रॉपर डोमिनेशन चाहता था, वो तो चाहता था सबको लपेटो। तो इसीलिए औरंगजेब के टाइम पे राजपूत फिर से सब लोग मिलके रेजिस्ट करने लगे, जैसे कि दुर्गादास राठौड़ ऑफ मारवाड़, इसने एक लड़ाई लड़ी जोधपुर की आजादी के लिए। ये दिखाता है कि मुगल कंट्रोल जो था ना, वो कभी भी पूरा सिक्योर एक्सेप्ट नहीं करा गया राजस्थान में, लेकिन हाँ जब मुगल का टाइम था तब अच्छे रिश्ते बन गए थे। फिर अहोम, गार्जियंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के लोग, अगर इंडिया की बात करें तो अभी हम नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहे थे बेटा, अब हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट की, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, है ना, इस तरह नॉर्थ ईस्ट। कहता है लॉन्ग बिफोर, जब तक मॉडर्न आज के टाइम पे जो बॉर्डर एग्जिस्ट करते हैं, तब बॉर्डर तो नहीं थे ऐसे, तब एक ग्रुप हुआ करता था जिसको अहोम कहा जाता था, जो माइग्रेटेड थे आज के टाइम पे म्यांमार से। म्यांमार है ना आज के टाइम पे, म्यांमार इंडिया का पार्ट नहीं है, तो म्यांमार जो है वहां से आए हुए लोग थे ये लोग, और ये उपजाऊ ब्रह्मपुत्र वैली में आए थे असम की 13वीं शताब्दी में। धीरे धीरे इन्होंने अपना खुद का राज सिंहासन बनाना शुरू करा, जो घने जंगलों में होता था, पहाड़ों में होता था, बड़ी बड़ी नदियों में होता था। अहोम्स ने डेवलप करा था एक स्ट्रॉन्ग और एक बड़ा ही इंडिपेंडेंट कल्चर। वाइल पावरफुल एम्पायर जैसे कि दिल्ली सल्तनत और जो मुगल्स थे, वो लगातार अपने आप को एक्सपेंड करना चाहते थे नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन अहोम जो था ना वो कभी सरेंडर नहीं करता था। अहोम जो थे वो कभी सरेंडर नहीं करते थे। यूनिक पाक सिस्टम या पेक सिस्टम कह सकते हो, पाइक सिस्टम, ये पेक ही कहा जाता है। अहोम रूलर्स ने एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव मिलिट्री सिस्टम बनाया, मतलब एक तो अपने शासन चलाने का बढ़िया सिस्टम और मिलिट्री सिस्टम बढ़िया बनाया, जिसको पाक सिस्टम कहा गया। और इस सिस्टम में हर इंसान जो है वो फौज में आ सकता है, तो कर सकता है, काबिलियत है जिसके अंदर। सर्विस जो है उसके अंदर मिलिट्री ड्यूटी भी आई, रोड्स को बनाना, नहर बनाना, है ना, पब्लिक वर्क की फार्मिंग्स, मतलब फार्मिंग या पब्लिक वर्क ये सब आए। इन रिटर्न जो लोग थे उनको जमीनें मिलती थी, मतलब वो सब ये काम करेंगे और उसके बदले राजा या सिंहासन या सिस्टम उन्हें जमीनें देगा, रहने की जगह देगा। ये सिस्टम से अहोम लोगों को एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बड़ी फाइटिंग फोर्स और एक परमानेंट आर्मी भी नहीं रखना, वो भी अवॉइड करना सक्सेसफुल हो पाया था। मतलब एक प्रॉपर परमानेंट आर्मी भी नहीं रखी, जब जरूरत पड़े आ जाए, जब जरूरत पड़े काम करो, बाकी खेती बाड़ी करो, खाओ पियो, ऐश करो, इस तरीके से। तो इससे क्लोज कनेक्शन हुआ लोग और राजाओं के बीच में, एक अच्छा सिस्टम चला है, जिस वजह से लोगों को लगा कि यार हाँ ठीक है, बढ़िया सिस्टम चल रहा है। अहोम की सोसाइटी और कल्चर कैसा था, कहते समय समय के बाद अहोम ना थोड़ा सा लोकल लोगों के साथ मिल गए थे और उन्होंने बहुत सारे कस्टम अपना लिए थे। उन्होंने एग्रीकल्चर अपनाया, उन्होंने अलग अलग फेथ विश्वास, सोच विश्वास अपनाई, उन्होंने आसामी कल्चर अपनाया, और उन्होंने अपने कल्चर को बहुत ज्यादा मतलब रिच बनाया डाइवर्सिटी के अंदर, लोग जो मर्जी कल्चर चाहे तो अपना सकते हैं। अब ये तो अहोम की कहानी हो गई, अब अहोम का पंगा कैसे पड़ा, आ जाओ। अहोम और मुगल का कन्फ्लिक्ट। मुगल एम्परर्स जो थे ना वो चाहते थे आसाम तक एक्सपेंड करना, खास करके औरंगजेब के टाइम पे। और एक पॉइंट आया जब मुगल फोर्सेस कैप्चर करती है अहोम की कैपिटल गढ़गांव, बट अहोम्स नो देयर लैंड बेटर देन एनीवन एल्स, किसी और से ज्यादा बेहतर वो अपनी जमीनों के बारे में जानते थे। वो जंगल, नदियों, पहाड़ों और गोरिल्ला टेक्टिक्स समझ गए ना, छुप छुप के हमले करना। धीरे धीरे उन्होंने मुगल आर्मी को कमजोर कर दिया, और फिर आती है बैटल ऑफ सरई घाट।
ग्रेटेस्ट अहोम की विक्ट्री थी बैटल ऑफ सरई घाट में। जो बैटल हुई थी ये ब्रह्मपुत्र नदी जो नियर प्रेजेंट डे गुवाहाटी में है वहां पे हुई थी। अहोम के कमांडर लचित बोर बोरफुकान, ऐसे करके बोरफुकन जो भी नाम है इनका, इन्होंने 10,000 सोल्जर्स अगेंस्ट रखे थे मिलिट्री मुगल के 30,000 सोल्जर्स के अगेंस्ट। इवन दो मुगल्स के पास ज्यादा सोल्जर थे, बड़ी नाव थी, बढ़िया संसाधन था, लेकिन अहोम ने अपनी जानकारी का यूज करके, नदियों की नॉलेज, क्योंकि वो पैदा वही हुए ना, तो उससे वो उनके पास जो फास्ट बोट्स थी, सरप्राइज अटैक्स थे ना, तो मुगल्स को उन्होंने हरा दिया था। और जो विक्ट्री थी सरई घाट की वो सिंबल बनती है असामी करेज का और रेजिस्टेंस का। तो यहां से बहुत नाम बना था। प्रेजेस फ्रॉम द एनिमी, इवन मुगल जनरल जो थे और राम सिंह, अब आप सोचो कि ये तो हिंदू नाम है, तो इसीलिए पॉइंट समझो ऐसा नहीं था, क्योंकि एक टाइम पे ना सिंहासन जब बढ़ रहा था ना, तो बहुत सारे ऐसे रूलर्स थे या लोग थे मिलिट्री जो हिंदू चला रहे हैं, मुस्लिम क्या कहते हैं, रूल मुगल है, मुस्लिम रूलर है, लेकिन उनके अंडर जो गवर्नर या जो उनके बड़े बड़े मिलिट्री के सैनिक है वो हिंदू हो सकते हैं, तो कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें। उन्होंने एडमायर करा था अहोम वॉरियर को और उनकी स्किल्स को प्रेज करा कि भाई बढ़िया, तुमने तो बढ़िया पिटाई लगाई हमारी। इस तरीके से जो उनकी नदियां थी, जैसे वो नदियों में नाव चलाते हैं, आर्चरी है ना, डिगिंग ट्रेंचेस, जो बड़े बड़े ट्रेंचेस होती हैं अलग अलग, उस पे जो उन्होंने डिगिंग गड्ढे वड्ढे से सारी चीजें बना रखी है, कैनन्स का इस्तेमाल करना, ये दिखाता है कि बड़े ही मतलब तैयार थे ये लोग, ठीक है ना। और अहोम के बारे में अगर हम समझें तो अहोम ज्यादा अच्छे से अपनी आजादी को बचा के इसलिए रख पाए क्योंकि उन्हें ज्योग्राफी अच्छे से पता थी, उनको एक स्ट्रॉन्ग लोकल सपोर्ट मिलता था, और जो पार्क सिस्टम था तो एक तरीके से मतलब वो जो राजा को सर्व कर रहे हो आप, उसके बदले राजा आपको जमीनें दे रहे हैं, और जब आपको आर्मी में भी सर्व करने का मौका पड़ेगा, आपको जब जरूरत पड़ेगी तो वो सब भी कर सकते हो आप। तो स्मार्ट मिलिट्री टेक्टिक्स था, तो प्रूव करा कि एक छोटा सा एम्पायर भी जो बड़े बड़े एम्पायरों को हरा सकता है, ठीक है ना। राइज ऑफ सिख, सिख पे चलते हैं बेटा। जब मुगल्स जो थे ना वो स्ट्रगल कर रहे थे विद्रोह के खिलाफ बहुत सारे इलाकों में, तो एक और पावरफुल मूवमेंट वहां पे चल रहा था, वो था पंजाब के अंदर। दिस वाज द राइज ऑफ सिख, सिख का राइज चल रहा था। कैसे? तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे गुरु नानक एंड द बिगिनिंग ऑफ सिखिज्म, इनसे स्टार्ट करते हैं। इन द 15th सेंचुरी जो गुरु नानक जी हैं, उनका जो स्टार्टिंग होता है वो मैसेज कैसे होता है कि सबको इक्वल ट्रीट करो, कंपैशन, सबके अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए, मतलब है ना, जोश जशन, ऐसा नहीं जोश जशन जाके मारो, मतलब कुछ ना कुछ आप अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में, सच्चाई की ओर बढ़ो, और वननेस ऑफ गॉड, एक भगवान, एक एक में विश्वास करो। ही टॉट दैट ऑल ह्यूमंस आर इक्वल बिफोर गॉड, भगवान की नजर के सामने सब लोग इक्वल है, एक बराबर है। उनके जो फॉलोअर्स थे वो सिख के नाम से जाने जाते थे। सबसे पहले जो सिखिज्म था वो मेनली एक स्पिरिचुअल मूवमेंट फोकस करता था एक पीसफुल लिविंग में और डिवोशन में। तो मतलब जब उनके जो जो उनके फॉलोअर है, जो उनको सुन रहे हैं, उनको बैठ रहे हैं उनके पास, उनकी बातें, तो उनसे जो ज्ञान ले रहे हैं वो लोग सिख कहलाएंगे। और जो सिखिज्म है, क्योंकि अब जो कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वो सिखिज्म कहलाएगा। तो जो सिखिज्म था वो मेनली मतलब क्या था, एक स्पिरिचुअल मूवमेंट, एक भक्ति मूवमेंट काइंड ऑफ चीज है, जो एक सुख शांति से जीवन कैसे जिया जाए भक्ति के साथ, वो चीज पे फोकस करता था। फिर स्टार्ट होता है गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है ना। ओवर द टाइम जो टीचिंग थी ना सिख गुरुज की, एक नहीं फिर बहुत सारे गुरुज आए धीरे धीरे, टोटल ख्याल से 11वें 12वें गुरु मानने शुरू हुए। तो यहाँ से डिफरेंस आ जाता है, दो तरीके के पंजाबी में बनने शुरू हो जाते हैं, कहते हैं कि नहीं 10 के बाद कोई गुरु नहीं बने, गुरु मानने सिख के were collected into a sacred text called the गुरु ग्रंथ साहिब। तो जो सिख के गुरुज थे उनकी जो टीचिंग्स थी, उनकी जो पढ़ाई हुई बातें थी, वो एक पवित्र टेक्स्ट के रूप में लिखी गई जिसे कहा गया गुरु ग्रंथ साहिब।
ठीक है। और जो टीचेस थी वो वैल्यूज क्या दिखाती थी, मतलब क्या क्या टीचिंग्स थी उसके अंदर, जो बातें जो शिक्षाएं थी वो ये थी कि कैसे आपको ईमानदारी रखना चाहिए, ह्यूमिलिटी कैसे इंसान को रहना चाहिए, कंपैशन, सेल्फ कंट्रोल, खुद को कैसे कंट्रोल करे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर किसी इंसान ने ये चीज कर ली तो आपने जीवन जी लिया, अगर आप खुद को कंट्रोल कर पाओ तो किसी भी चीज। एक फेमस सिख की जो टीचिंग थी वो क्या कहती है कि ट्रुथ इज हाई, मतलब जो सच है वो बहुत बड़ा है, बट हाइयर स्टिल इज ट्रुथफुल लिविंग। लेकिन फिर भी जो हाइयर है ना वो भी यही है कि जीवन, मतलब सच्चाई, सच बहुत बड़ा है, लेकिन अभी भी जो ऊंचाई है ना वो वही है कि एक ऐसा जीवन जीना, मतलब अगर आप एक अच्छा जीवन, हाइयर जीवन जीना चाहते हो तो एक ट्रुथफुल लिविंग रखो, अपनी अपना जो जीवन है वो सच्चा जीवन रखो, सच बोलो, झूठ वूठ नहीं बोले करो, ठीक है, उस तरीके से चीजें बताई गई हैं। और इनके क्या कन्फ्लिक्ट हुए मुगल से, क्या कोई कन्फ्लिक्ट थे या रिलेशन भी अच्छे, देखो बहुत हद तक रिलेशन अच्छे भी थे, लेकिन एक चीज औरंगजेब के टाइम पे आते आते बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, ठीक है ना। आपने नाम तो खैर नहीं, मैं खुद भूल गया। मुगल जो मुगल रिलीजियस जो थे ना वो इनटॉलरेंस थे, इनके धीरे धीरे कुछ रूलर्स के थ्रू ये चीजें बढ़ गई थी, टेंशन सिख के साथ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। जब मुगल एम्परर जहांगीर विश्वास रखते थे दैट गुरु अर्जन हैड सपोर्टेड अ रेबेलियन, ही हैड गुरु अर्जन टॉर्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड। जब उन्हें लगा जहांगीर को कि भाई विद्रोह करा है, काइंड ऑफ रेबेलियन को सपोर्ट करा है मेरे खिलाफ, तो उन्होंने उसको उनको क्या कहते हैं पकड़ा और एग्जीक्यूट कराया। इससे सिख कम्युनिटी को बहुत गुस्सा आया, ठीक है ना। गुरु हरगोबिंद एंड द सिख आर्मी, आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु अर्जन डेथ, जो गुरु हरगोबिंद थे उन्होंने रियलाइज करा कि सिख को भी जो है ना अपने आप को बचाना पड़ेगा, तो उन्होंने अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग करनी शुरू करी, एक सिख आर्मी बनानी शुरू करी और बहुत सारी बैटल्स लड़ी मुगल फोर्सेस के अगेंस्ट। दिस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड सिखिज्म बिकम बोथ अ स्पिरिचुअल मूवमेंट और क्या कहते हैं मार्शल ट्रेडिशन, मतलब वहां पे सिर्फ सीखनी नहीं है, अब आप तलवारें वलवारें ये सब भी चलाना सीखो, ठीक है ना। फिर गुरु तेग बहादुर का सेक्रीफाइस, ये वाला ध्यान रखना, ये वाला इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब का जब रेन चल रहा था तो उस टाइम पे बहुत सारे कश्मीरी पंडित जो थे ना वो गुरु तेग बहादुर पे अप्रोच करते हैं प्रोटेक्शन के लिए, धार्मिक प्रोसिक्यूशन की, जी हमें प्रोटेक्ट करो, बचाओ। तो गुरु तेग बहादुर डिसाइड करते हैं कि मैं जो है वो क्या कहते हैं, तो गुरु तेग बहादुर जो है वो डिसाइड करते हैं कि भाई मैं धर्म की आजादी के लिए लड़ाई लड़ूंगा। औरंगजेब ने ऑर्डर करा कि भाई इस्लाम कन्वर्ट कर दो, इस्लाम में आ जाओ, लेकिन गुरु ने उन्हें रिफ्यूज कर दिया। टॉर्चर के बाद ये दिखता है कि उनके डिसिपल्स जो थे उनके साथ लोग उन्हें मार दिया, और उनको जो है क्या कहते हैं वो फिर भी अपने विश्वास पे रहे, और फाइनली 1765 में उन्हें पब्लिकली एग्जीक्यूट करा था चांदनी चौक में, सर से, मतलब जो गला था उससे सर धड़ से अलग कर दिया था, और जहां पे वो जाके गिरा था तो वहां पे एक गुरुद्वारा है, नाम भूल गया, नाम पता है आपको? हाँ हाँ हाँ, शीशगंज, बहुत बढ़िया। तो उनका जो सेक्रीफाइस है वो एक पावरफुल सिंबल बनता है करेज का, रिलीजियस फ्रीडम और ह्यूमन डिग्निटी का। गुरु गोविंद सिंह एंड खालसा, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो जब गुरु तेग बहादुर का जो मेरिटियर डॉम हुआ था तो उसमें उनके बेटे जो गुरु गोविंद सिंह थे उन्होंने ट्रांसफॉर्म करा था उसके बाद उनकी सिख कम्युनिटी को, मतलब जब उनको इस तरीके से उनके साथ हुआ गुरु गुरु तेग बहादुर जी के साथ, तो उसके बाद जो गुरु गोविंद सिंह जी थे उन्होंने आगे जाके उनकी सिख कम्युनिटी को आगे कंटिन्यू बनाया। उन्होंने खालसा को फिर से स्टैब्लिश कराया ना, और एक ब्रदरहुड बनाया कमिटेड सिख वॉरियर का, ठीक है ना, मतलब भाईचारा, सिख वॉरियर सारे सिख लोग खड़े होंगे एक साथ। और खालसा जो था वो खड़ा हुआ जस्टिस के खिलाफ, ठीक है ना, या फिर जस्टिस के लिए, इक्वालिटी के लिए, ठीक है ना, या फिर डिफेंस ऑफ फेथ, ठीक है ना, मतलब भाई अपने फेथ को बचाना, उसको डिफेंस करना, करेज उनके मन में, सेक्रीफाइस, तो मतलब कुल मिला के अपने हक के लिए, इक्वालिटी के लिए खड़ा हुआ था, ठीक है ना। जो सिख थे वो फ्रीक्वेंटली लड़े मुगल फोर्सेस के साथ, और बहुत ज्यादा हैवी लॉस हुआ लेकिन कभी भी गिव अप नहीं करा।
लेकिन फिर सिख एम्पायर कैसे बड़ा होता है? सिख एम्पायर कोई रूलर तो होगा ना जिसने सिख एम्पायर को बड़ा करो। जब मुगल पावर कमजोर हुई थी तो सिख ग्रुप बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हुआ था पंजाब के अंदर। इवेंचुअली ये जो सिख की कॉन्फेडरेसीज थी ये यूनाइट करी गई थी महाराणा रणजीत सिंह के साथ द्वारा। तो महाराणा रणजीत सिंह जो अपने अर्ली 19th सेंचुरीज में मिलके इकट्ठे हुए थे, उन्होंने जो है इकट्ठा करा था बाकी सारी ग्रुप्स थे इन सबको, और इन्होंने एक पावरफुल सिख एम्पायर बनाया था जिसमें पंजाब के लोग, कश्मीर के कुछ पार्ट और नॉर्थ वेस्ट इंडिया सारे बहुत जितने भी लोग पंजाबी भाषा ये जो फॉलो करते सबको इकट्ठा करा था। रणजीत सिंह जी जो थे वो जाने जाते थे अपनी मिलिट्री स्किल्स, डिप्लोमेसी और धार्मिक टॉलरेंस, ठीक है ना, मतलब हर धर्म को इक्वल रखना। इस तरीके से सिख एम्पायर आगे जाके रेजिस्ट करता है मुगल के इन्फ्लुएंस को भी और अंग्रेजों को भी अपना एम्पायर बड़ा करने से रोकता है, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है रेजिस्टेंस का टॉपिक, जहां पे हमने पढ़ा कि किस किस ने क्या क्या रेजिस्टेंस रखी और उनको हमने कैसे रोकने की कोशिश की। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज हम लोग एडमिनिस्ट्रिंग पढ़ते हैं इंडिया की और लोगों के जीवन की, मतलब कैसे इंडिया को गवर्न करा गया था, चलाया जाता था ड्यूरिंग द सल्तनत और मुगल पीरियड। सल्तनत के टाइम पे और मुगल के टाइम पे कैसे चलाया जाता था। कहता है जैसे जैसे किंगडम्स बढ़ता जा रहा था, एक आर्मी के अंदर रूलर्स को एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम चाहिए था, मिलियंस ऑफ लोग चाहिए थे जो अपनी टेरिटरीज को बढ़ा सकते हैं। तो जो मिलियंस ऑफ लोग थे उन सबको मतलब धीरे धीरे इलाका बढ़ता जा रहा था। तो जैसे जैसे हम देख रहे थे राज सिंहासन बढ़ रहा है तो एक बढ़िया सिस्टम चाहिए देश को चलाने के लिए। तो दिल्ली सुल्तान और मुगल एम्पायर ने अपने अपने खुद के सिस्टम बनाए थे अपने अपने समय पे, जैसे टैक्स कैसे इकट्ठा करना है, आर्मी को कंट्रोल करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ट्रेड और एग्रीकल्चर को मैनेज करना। लेकिन रूल करना बहुत आसान नहीं था सच बताऊं तो। एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी दिल्ली सल्तनत के अंदर, मतलब कैसे सिस्टम चलाया जाता था। कहते हैं जो दिल्ली सल्तनत थी वो सुल्तानों के चारों ओर कंट्रोल्ड में रहती थी और जो लगभग उसकी अथॉरिटी वही चलाते थे दिल्ली सुल्तान। और सुल्तान जो होते थे वो पॉलिटिकली राजनीतिक तौर पर हेड होते थे, मिलिट्री के कमांडर भी होते थे और सबसे बड़े एम्पायर के रूलर होते थे, ठीक है ना। उन राइटर्स के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि सुल्तान की ड्यूटीज में क्या क्या आता था, अपने एम्पायर को बचाना, टैक्स इकट्ठा करना, ठीक है ना, और लॉ एंड ऑर्डर बना के रखना और लोगों के जो इंटरेस्ट है उस पर थोड़ा ध्यान देना। सुल्तान जो था सबसे पावरफुल माना जाता था और वो बाकी मंत्रियों के द्वारा उसको सपोर्ट मिलता था, ठीक है ना। फिर एक इक्ता सिस्टम होता था, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इक्ता सिस्टम क्या होता था ये हमें समझना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम दिल्ली सल्तनत का कहलाता है इक्ता इक्ता सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर जो इलाके थे ना वो इक्तादार को दे दिए जाते थे। अगर आप इसमें भी देखोगे जैसे मुल्तान इक्ता, लखनौती इक्ता, ग्वालियर इक्ता, तो इस तरीके से है ना। तो ये जो इक्तेदार होते थे इनको ये इलाके दे दिए जाते थे और ये जो नोबल्स लोग हैं जिनको ये दिए जाते थे वो वहां पे टैक्स इकट्ठा करते थे लोगों से और कुछ पार्ट जो है वो सुल्तान को दे दिया करते थे और जो मनी है वो इकट्ठी कर ली जाती थी, आर्मी को मेंटेन करा जाता था और अपनी सरकार चलाई जाती थी। इस सिस्टम से दिल्ली सुल्तान जो थे ना वो दूर दूर के इलाकों को भी कंट्रोल करते थे और मैनेज करके चलाते थे इक्तादारी सिस्टम में। इक्ता सिस्टम समझ में आ रहा है इक्ता सिस्टम क्या है? प्रॉब्लम क्या थी लेकिन इक्ता सिस्टम में? कहता है ये बड़ा सही सिस्टम तो था लेकिन सिस्टम जो था ना वो कभी कभी ऑर्डिनरी लोगों के लिए, जो आम जनता है उनके लिए बहुत नुकसानदेही था क्योंकि टैक्स बहुत ज्यादा मजदूर किसानों पे लगता था और कुछ ऑफिशियल जो है ना वो बहुत ही क्रूरता से उनसे टैक्स इकट्ठा करते हैं, मारम पिट्टी पिट्टी करके। बहुत सारे जो किसान हैं उन्होंने बहुत सारी अपनी खेती का हिस्सा खो दिया था, गरीबी महसूस करी या गरीबी फेस करी और एक्सप्लॉयटेशन भी फेस करा और इससे उन किसानों के अंदर गुस्सा आया और कभी कभी तो वो रूलर्स के खिलाफ विद्रोह भी करते थे, दंगे फसाद की, चलो अब तो तुमसे लड़ेंगे। तो ये इक्तादारी सिस्टम था। मुगल का सिस्टम कैसा था? तो इक्ता किसके किसके शासन में चलाया जाता था मेरे भाई? इक्ता बताओगे? सुना नहीं? हाँ बोलो बोलो। जब दिल्ली सल्तनत चलाई जाती थी तो इक्तेदारी सिस्टम चलती थी, ध्यान रखना। जब अकबर मुगल का शासन आया, जब अकबर एम्परर बना तो वो चाहता था और अच्छा सिस्टम हो, तो उसने क्या करा, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा और केयरफुली चलाया और अलग अलग मंत्रियों को उसने अलग अलग जिम्मेदारी दी।
कैसे? उसने इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट बनाए, जैसे एक दीवान डिपार्टमेंट बनाया, ये पैसा कंट्रोल करता था, सारा पैसा इकट्ठा करेगा, ठीक है ना, ट्रेजरी पैसा। फिर एक मीर बख्शी जो था मिलिट्री के मैटर संभालेगा, भर्ती कैसे करनी है सोल्जरों की, पेमेंट ऑफिसरों को कैसे देनी, ये अलग डिपार्टमेंट है, सोचो, ठीक है। फिर एक खान ए समान करके, खान ए समन करके, ये व्यापार, खेती बाड़ी, बड़े बड़े हाउस होल्ड, रॉयल मतलब रॉयल फैमिली होती है ना, उनके घर का खर्चा, पब्लिक वर्क, ये सब उसको संभालेगा। फिर एक था सद्र, मतलब जो जस्टिस को हैंडल करेगा, या धार्मिक मैटर को, या एजुकेशन को हैंडल करेगा। इसके बाद डिवीजन ऑफ द एम्पायर, एम्पायर का डिवीजन कैसे, ध्यान समझना, मुगल एम्पायर में प्रोविंसेस मतलब जो इलाके थे ना, उनको सूबा सूबा सूबेदारी, सूबे में बांटा जाता था, हर सूबे का अपना खुद का एक एम्परर होता था, ठीक है ना। और प्रोविंसेस जो थी ना, वो अलग अलग छोटी छोटी यूनिट में बटी हुई थी, एक बड़ी सी प्रोविंस मतलब एक बड़ा सा सिंहासन, जैसे बंगाल प्रोविंसेस, दिल्ली प्रोविंसेस, ठीक है, नीचे साउथ में हैदराबाद प्रोविंसेस, ऐसे ऐसे प्रोविंसेस को अलग अलग इलाकों में इस तरीके से बांटा जाता था, और सबका अपना सूबाज बना रखा था। और ये सिस्टम जो था एम्परर को कंट्रोल करने में मदद करता था, क्योंकि वो अपने खुद के रूलर को चारों तरफ बंटवा देता था, सारे उसी के। एक होता था मनसबदारी सिस्टम अकबर के टाइम पे, ठीक है ना, एक एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करा मनसबदारी, मनसब मतलब रैंक या पोजीशन। ऑफिशियल्स जो थे ना वो मनसबदार कहलाते थे, और उनको रैंक दी जाती थी उनके स्टेटस या कितने वो सोल्जर्स अपने साथ मेंटेन कर रहे हैं उसके हिसाब से। उनके पास उनको अपने घोड़े मेंटेन करने होते थे, हाथी, ऊंट, सोल्जर्स एम्पायर के लिए मेंटेन करने पड़ते थे। फिर एक होता था जागीर या जागीरदार, इंस्टेड ऑफ सैलरी, सैलरी देने से बजाय बहुत सारे जो मनसबदार जो आर्मी को कंट्रोल करते थे, उन्हें क्या मिलता था, लैंड का ग्रांट मिलता था, जमीन का हक मिलता था, उससे सामान मिलते थे, जिसे वो जागीर कहते थे। और इस वजह से वो जागीरदार भी कहलाते थे, मनसबदार को भी कभी कभी जागीरदार भी कहा जाता था, अगर वो जमीन का ग्रांट लेते हैं तो। जो इनकम थी इन जमीन की, वो उससे मदद करती थी कि वो अपनी आर्मी को मेंटेन करते थे, अपने एम्परर को सर्व करते थे, सेना की देते थे अपने के मालिक को कि जी लो जी अकबर जी, ये मेरी सेना, इस तरीके से। और ये सिस्टम मुगल्स के अंदर अलाउ था एक बड़ी आर्मी मेंटेन करने का, बिना कोई अकेले एक फोर्स रखने का। क्यों? क्योंकि हर बंदा मनसबदारी कर रहा है, हर बंदा जागीरदारी भी कर रहा है, तो सब अपनी सेना खुद से बना के भी रख रखे है, कल को किसी की जरूरत पड़ेगी वो लोग आके, और उनको उनको रखने के लिए पैसा भी नहीं देना पड़ रहा, जमीन दे रखी, जागीरदार बना रखा ना, वहीं से किसानों से पैसा लो, अपनी आर्मी को चलाओ, इस तरीके की चीजें चल रही है। टोडरमल व्यू, रेवेन्यू रिफॉर्म, टोडरमल नाम सुना भी होगा आपने। टोडरमल का रेवेन्यू रिफॉर्म क्या था? अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर टोडरमल जो था, उसने एक बहुत ही बढ़िया टैक्स का सिस्टम बनाया था। क्या था? उसने सारे लैंड का सर्वे करा, जमीन पता लगाई कितनी है, उसमें पता लगाया कितनी खेती होती है, और उसमें एक फिक्स टैक्स रख दिया, कितनी क्वालिटी और प्राइसेस के हिसाब से, मतलब कितनी क्वालिटी, किस क्वालिटी में तुम सामान बनाते हो उस हिसाब से तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, इस तरीके की चीजें बनाई। इससे रेवेन्यू कलेक्शन बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक हो गया, और इससे अपने राज्य की इनकम बढ़ गई। समझ रहे हो? लोगों का जीवन कैसा था इस समय में? लोगों के जीवन की बात करें, भले ही वॉर या इन्वेजन होते रहते थे, लेकिन इंडिया एक्टिव था इकोनॉमिक पैसों के तौर पर, और पैसा इंडिया में बहुत था, वेल्दी था। इकोनॉमी ज्यादातर खेतीबाड़ी व्यापार पे चलती थी, हैंडीक्राफ्ट टेक्सटाइल पे चलती थी, तो इंडिया को वन ऑफ द रिचेस्ट रीजन भी कहा जाता था वर्ल्ड में उस समय पे। एग्रीकल्चर की बात करें तो बैकबोन थी उस इकोनॉमी की, मतलब वो देश चलता ही ज्यादातर खेती बाड़ी पे था, ज्यादातर क्या, मोस्टली मोस्ट ऑफ द लोग जो गांव में थे वो चावल, गेहूं, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, कॉटन, स्पाइसेस, इन सब की खेती करते थे। और इरिगेशन सिस्टम, पानी देने के सिस्टम को बेहतर करना चाहते थे, जैसे कि पर्शियन व्हील, उससे बहुत मदद मिली थी उन्हें कि वो कुएं या टैंक से पानी को निकाल पाते थे, तो ये बहुत मदद मिलती थी। क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज की क्या ग्रोथ होती थी? कहते हैं इंडिया जो था ना बहुत ही ज्यादा फेमस था, किस चीज के लिए? कॉटन के कपड़े के लिए, सिल्क, वूल, डाइज, ज्वेलरी, मेटल के काम, या शिप बिल्डिंग, इन सब में इंडिया बहुत ज्यादा फेमस था। तो इंडिया के गुड्स बहुत सारे देशों में यहां से लेके जाया जाते थे। ट्रेड और पोर्ट की बात करें तो ट्रेड जो था ना, उसमें बहुत सारे पोर्ट थे, समुद्री बंदरगाह जिसे कहते हैं बंदरगाह, वो उसमें सूरत का था, कालीकट, कैलीकट जो कोलकाता है आज के टाइम पे, मसूलीपट्टनम, हुगली, मैंगलोर, ये सब जगह थी जो समुद्र के पास की थी। कौन कौन से व्यापारी यहाँ पे आते थे? अरेबिया से आते थे, पर्शिया से आते थे, सेंट्रल एशिया से आते थे।
इंपोर्ट ट्रेड करने, और इंडिया एक्सपोर्ट करता था ज्यादा गुड्स जब वो इंपोर्ट कम करता था, बाहर से कम आते थे, ज्यादा हम करते थे। फिर एक सिस्टम कहलाता है हुंडी सिस्टम, जो शुरुआत का बैंकिंग सिस्टम होता था, ठीक है ना। ये थोड़ा कॉमर्स से रिलेटेड है। मर्चेंट जो थे एक फाइनेंशियल सिस्टम यूज करते थे जिसे ह्यूंडी सिस्टम कहते हैं। ह्यूंडी सिस्टम एक रिटर्न ऑर्डर होता था पेमेंट का, और कुछ भी नहीं, एक ऑर्डर लिखा होता था पेमेंट करने का। ये अलाउ करता था मर्चेंट को ट्रांसफर करना पैसा बिना कोई कॉइन और फिजिकली कैरी से, ये दे दो उसको चिट्ठी, मेरा पैसा हो जाएगा, इस तरीके से, समझ रहे हो, चेक बुक टाइप। इस सिस्टम ने बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं, एक अर्ली फॉर्म ऑफ बैंकिंग के तौर पर काम किया था। इससे चोरी होने का या लंबे समय तक दूर दूर तक पैसा ले जाने में जो डर होता है ना, आज के टाइम पे भी लोगों को डर लगता है, तो वो उस टाइम पे सोचो कितना होता होगा। इससे ट्रस्ट बढ़ गया था व्यापारियों के बीच में, तो वो हुंडी सिस्टम भी चलता था, अर्ली बैंकिंग सिस्टम। बाकी टेम्पल एक इकोनॉमिक सेंटर पैसे के तौर पर सेंटर माने जाते थे। क्यों? सिर्फ टेम्पल वर्शिप पूजा करने के लिए नहीं थे, यहाँ इकोनॉमिक सेंटर्स होते थे, मार्केट, स्टोरेज सेंटर, सोशल धार्मिक सामाजिक संस्थाएं यहाँ बहुत सारी थी। टेम्पल के जो मैनेजर थे वो इरिगेशन टैंक बनाते थे, सिंचाई के लिए, खेती बाड़ी के लिए पानी के टैंक, कलाकारों को सपोर्ट करते थे, लोन दिया करते थे, व्यापारियों को सपोर्ट करते थे। बहुत सारे मंदिर जो थे ना वो लोकल इकोनॉमिक एक्टिविटी के सेंटर्स बन चुके थे, मतलब पैसा सारा वहीं कंट्रोल होता था। लेकिन हार्डशिप क्या थी, आम जनताओं के साथ क्या होता था, उनकी हार्डशिप, उनके दुख पे थोड़ी बात करते हैं। तो कहता है ऑल्दो इंडिया बहुत वेल्दी था लेकिन हर किसी को फायदा नहीं होता था, क्योंकि जो गरीब किसान है उनको टैक्स बहुत ज्यादा होता था, वॉर उनके गांव को डिस्ट्रॉय कर देती थी, ठीक है ना, ऑफिशियल्स उन्हें बहुत एक्सप्लॉइट करते थे, बहुत सारे किसान अपनी जमीन खो चुके थे, ठीक है ना। कहता है बॉन्डेड लेबर्स बन चुके थे, क्राफ्टमैन जो थे वो और लेबर्स जो थे ना उनको इकोनॉमिक हार्डशिप बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ी, ठीक है ना। उसके बाद इफेक्ट ऑफ वॉरफेयर क्या पड़ा, तो देखो बहुत सारी वॉर से शहर नष्ट हो गए पूरे, ठीक है ना। कहता है लोगों को इधर से उधर डिस्प्लेस होना पड़ा, बहुत हैवी टैक्सेशन था, राजनीतिक इकोनॉमिक जो थी वो पैसों के तौर पर गरीबी आ चुकी थी। कहता है ऑर्डिनरी पीपल जो थे ना अलग अलग धर्म के, वो कंटिन्यू रहे फिर भी पीसफुली रहना, क्योंकि वो दूसरी एक इकोनॉमी पे डिपेंड करते करते रह रहे थे। बाकी शेयर्ड कल्चर एंड हेरिटेज की बात करें, बोलते भले कन्फ्लिक्ट होते थे लेकिन इसमें आप देखोगे कल्चरल डेवलपमेंट बहुत हुई थी। इंडियन सोसाइटी ने हमेशा एडेप्ट और क्रिएट करा, जैसे नए तरीके का आर्किटेक्चर, कलाकारी, कभी ऐसा नहीं हम अपना ही तरीका बनाएंगे, बाहर से कुछ नई कलाकारी आ रही है तो उसको एडेप्ट करा, म्यूजिक को, पेंटिंग्स को एडेप्ट करा, ठीक है ना, लिटरेचर को एडेप्ट करा। इंडियन और फॉरेन ट्रेडिशन मिलके एक छोटा सा कल्चरल हेरिटेज भी बनाते हैं। एग्जाम्पल जैसे मुगल आर्किटेक्चर बहुत फेमस है, मिनिएचर पेंटिंग्स या इंडो इस्लामिक आर्ट स्टाइल्स, तो ये कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके।